ठीक है, MS1 ट्राइएक्सोज ना, वो इधर भेज दो प्लीज। ठीक, नहीं मैं शाहूम बचन सुभान अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सो एज यू ऑल नो, आज हमारी क्लासेस जो है दे आर नॉट हैपनिंग इन द ऑफलाइन। रीजंस आपको ऑलरेडी पता है किस रीजन की वजह से, ठीक है ना। सो इसलिए आज आपकी ऐप पे ऊपर, ठीक है, हमारा ये लेक्चर आने वाला है, जो मैं चाहता था ऑफलाइन में हो जाए बट अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया आज। क्लियर है, बट कोई दिक्कत नहीं, आई विल ट्राई टू काइंड ऑफ डिलीवर इट इन अ वेरी गुड वे सो दैट आपको ऑनलाइन में भी इसको बहुत अच्छे से समझने का मौका मिले। ठीक है, टॉपिक क्या हमारा, यू कैन ऑलरेडी सी दैट ऑन माय बैक साइड। टॉपिक हमारा आज है बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट, दैट इज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्लियर है। नाउ क्यों हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं, थोड़ा सा मैं इसको एक आइडिया देना चाहता हूं, फिर मैं अपने टॉपिक को शुरू करूंगा। आपको ऑलरेडी पता है कि प्रीवियस क्लास के अंदर मैंने आपको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स पढ़ा है। क्लियर है, और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के बारे में आपने याद रखा कि भैया रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जब हम डीएनए पे लोड करते हैं, ठीक है ना, लोड होने के बाद रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या करते हैं, वो डीएनए पे जाके अपनी रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस, अपनी रेस्ट्रिक्शन सीक्वेंसेस या अपनी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस पे जाके क्या लगाते हैं बेटा, कट लगाते हैं। क्लियर है। नाउ जब वो कट लगाएंगे ना, तो कट लगाने की वजह से क्या होगा कि जो आपका डीएनए अभी तक सर्कुलर था या अभी तक लीनियर था, उसमें क्या लगेंगे, छोटे छोटे कट्स लगेंगे, जिसकी वजह से उस डीएनए के क्या बनेंगे, फ्रेगमेंट्स बनेंगे। ये समझ रहे हो ना। नाउ इन फ्रेगमेंट्स में हमारे काम के सारे फ्रेगमेंट्स नहीं होते हैं। आउट ऑफ ऑल दीज फ्रेगमेंट्स हमें एक स्पेसिफिक फ्रेगमेंट चाहिए। उस स्पेसिफिक फ्रेगमेंट को सेपरेट करने के लिए, उस स्पेसिफिक फ्रेगमेंट को रेस्ट ऑफ द फ्रेगमेंट से अलग करने के लिए बेटा हमें कोई टेक्निक चाहिए। ये समझ रहे हो ना। जो टेक्निक हमें उस फ्रेगमेंट को अलग करके दे, जो टेक्निक हमें उस फ्रेगमेंट को सेपरेट करके दे बेटा, सो दैट टेक्निक जो हमें इस काम में मदद करती है, दैट टेक्निक इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोफोरेसिस बेटा। नाउ ये क्लियर हुआ। नाउ व्हाई इट इज कॉल्ड एज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, उसको मैं थोड़ी देर बाद एक्सप्लेन करने वाला हूं, बट सबसे पहले हम कोशिश करते हैं इस बात को समझने की, इस कॉन्सेप्ट को समझने की कि व्हाट एक्चुअली इलेक्ट्रोफोरेसिस मींस। क्लियर है, या क्यों हम इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं, या क्या प्रिंसिपल है बिहाइंड द इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो सबसे पहले इन दो तीन क्वेश्चंस का आंसर करेंगे, उसके बाद हम पूरी टेक्निक को डिटेल में पढ़ते हैं। क्लियर है। नाउ सबसे पहले मैं शुरू करता हूं डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस से। ठीक है, इलेक्ट्रोफोरेसिस का डेफिनेशन का मतलब क्या है, सबसे पहले हम उसको अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है ना। नाउ सब लोग इधर प्लीज नजर रखना ध्यान से। ठीक है, सो अगर आप वर्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस को ध्यान से देखोगे ना बच्चा, इलेक्ट्रोफोरेसिस का वर्ड दो चीजों का बना हुआ है। ठीक है ना। पहला पार्ट है बेटा इसका इलेक्ट्रो, ठीक है, पहला पार्ट है इसका इलेक्ट्रो, एंड दूसरा पार्ट है इसका फोरेसिस बेटा। ठीक है, दूसरा पार्ट इसका क्या है शबाश, फोरेसिस है बेटा। नाउ अगर मैं इलेक्ट्रो वर्ड को आपके लिए एक्सप्लेन करूं कि व्हाट एक्चुअली इज मेंट बाय वर्ड इलेक्ट्रो, या क्यों हमने इस टेक्निक के अंदर पहला वर्ड पार्ट इलेक्ट्रो दिया है बेटा, इसका एक सिंपल रीजन आप याद रखेंगे कि इस टेक्निक के अंदर बेटा हम इलेक्ट्रिक फील्ड को यूज करते हैं। किसको यूज करते हैं शबाश, इलेक्ट्रिक फील्ड को यूज करते हैं, जो आपने ऑलरेडी फिजिक्स में पढ़ा होगा बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड को यूज करने से बेटा, ठीक है, या इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से बेटा इस टेक्निक के अंदर एक फोर्स जनरेट होता है, दैट फोर्स इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बेटा। समझ आ रहा गोबर, ठीक है ना। या इस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, EMF बोलते हैं बेटा। ये क्लियर हुआ। नाउ इस टेक्निक के अंदर, ठीक है ना, हमने क्या किया, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जनरेट करेंगे बेटा, हम दो इलेक्ट्रोड्स लेंगे, एक होगा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, एक होगा नेगेटिव इलेक्ट्रोड। जैसे मैं स्विच ऑन करूंगा, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करना शुरू करेगा, बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रॉन्स बेटा, इन दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में क्या जनरेट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। क्लियर है। नाउ जब इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के जनरेशन की वजह से एक फोर्स जन्म लेता है, एक फोर्स का फॉर्मेशन होता है, दैट फोर्स इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। यहां तो क्लियर हुआ। नाउ आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर हम बायोलॉजी में इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों पढ़ रहे हैं, हम बायोलॉजी के अंदर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्यों जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, इसका आंसर आपको इस पर्टिकुलर टेक्निक का सेकंड वर्ड देगा बेटा। इस टेक्निक का सेकंड वर्ड अगर आप ध्यान से देखेंगे, इसके सेकंड वर्ड में लिखा है फोरेसिस। फोरेसिस का मतलब होता है मूवमेंट बेटा। ठीक है ना, फोरेसिस का मतलब क्या होता है शबाश, मूवमेंट होता है बेटा। ये क्लियर हुआ ना। ना अगर मैं दोनों को कंबाइन कर दूं, ठीक है ना, पहेली क्या है बेटा, पहेली का आंसर क्या है बेटा, ठीक है ना, तो आंसर इसका ये है कि हम इस टेक्निक के अंदर
सुनना ध्यान से, हम इस टेक्निक के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहे हैं, जिस इलेक्ट्रिक फील्ड के बनाने की वजह से इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स फॉर्म हो रहा है बेटा, उस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की वजह से बेटा हम क्या कराते हैं, मॉलिक्यूल्स को मूव करवाते हैं बेटा। आप समझ रहे हो ना, मूवमेंट वर्ड जो यहां पे है बेटा, ठीक है ना, अगर मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं, मैं ऐसे लिख सकता हूं बेटा, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स बेटा। क्या लिख सकता हूं सुभाष, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स लिख सकता हूं। तो अगर मैं दोनों वर्ड्स को कंबाइन कर दूं, इलेक्ट्रोफोरेसिस का मतलब क्या है बेटा, इलेक्ट्रोफोरेसिस का मतलब है मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना, किसके अंदर बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, किसकी वजह से, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की वजह से। सो दैट टेक्निक जहां पे हम मॉलिक्यूल्स को मूव करवाते हैं, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की वजह से बेटा, सो दैट टेक्निक इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोफोरेसिस बेटा। ये समझ आया। तो मतलब अगर हम डेफिनेशन लिखना चाहे इलेक्ट्रोफोरेसिस का, तो हम क्या डेफिनेशन लिखेंगे बेटा, ठीक है, इधर हम डेफिनेशन ऐड कर देते हैं, व्हाट इज इलेक्ट्रोफोरेसिस, क्लियर है। तो डेफिनेशन आएगा, इलेक्ट्रोफोरेसिस इज द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स बेटा, ठीक है ना, इलेक्ट्रोफोरेसिस इज द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स बेटा, इज द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब मॉलिक्यूल कौन कौन सा हो सकता है, मॉलिक्यूल प्रोटीन हो सकता है बेटा, ठीक है, मॉलिक्यूल डीएनए हो सकता है, मॉलिक्यूल आरएनए हो सकता है, डैश एंड डैश एंड डैश, ठीक है ना। सो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड, इन इलेक्ट्रिक फील्ड, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इन इलेक्ट्रिक फील्ड अंडर electromotive force, under electromotive force between the two electrodes, ठीक है, between the two electrodes, ठीक है। तो इस मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल को हम क्या बोलते हैं शबाश, दिस मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज, शबाश, दिस मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोफोरेसिस बेट। आई होप डेफिनेशन आपको एकदम दिमाग में सेट हो चुका है, क्लियर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है कि सर हमने इलेक्ट्रोफोरेसिस को ही क्यों चुना अपने मॉलिक्यूल्स को अलग करने के लिए, या इसके पीछे प्रिंसिपल क्या है, इसके पीछे वजह क्या है, इसके पीछे दिमाग क्या है बेटा, तो उसको मैं एक बार समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है ना। तो यहां पे हम समझते हैं प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस बेटा, क्लियर है। अब हम समझेंगे क्या शबाश, प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस बेटा। ये जरा ध्यान से समझिए। अब इमेजिन करो फॉर एग्जांपल मेरे पास 3 डिफरेंट साइज के डीएनए मॉलिक्यूल्स है बेटा, ठीक है। तो ये मान के चलिए फॉर एग्जांपल मेरे पास डीएनए मॉलिक्यूल 1 है बेटा, ऐसे, ये डीएनए मॉलिक्यूल 1 है, ठीक है। ये हमारे पास डीएनए मॉलिक्यूल 2 है, ठीक है ना, और ये हमारे पास डीएनए मॉलिक्यूल 3, ये हमारे पास डीएनए मॉलिक्यूल 3 है। अभी मैं आपको समझाने के लिए इनका साइज बता रहा हूं, लेकिन रियलिटी में बेटा जब मेरे पास एक डीएनए सैंपल होगा ना, उसमें मेरे को नहीं पता होगा कि कौन बड़े साइज का है कौन छोटे साइज का है। बट आपकी समझ के लिए मैं यहाँ पे 3 साइज आपको दिखा रहा हूं, 3 साइज के डीएनए मॉलिक्यूल, डीएनए मॉलिक्यूल ए, डीएनए मॉलिक्यूल बी एंड डीएनए मॉलिक्यूल सी, क्लियर है। नाउ एक चीज ऑलरेडी आपको पता है, बिकॉज मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आपने पढ़ी है, ठीक है, और मैंने क्लास 11 के अंदर आपको बायोमॉलिक्यूल्स भी पढ़ा दिया है। वन थिंग यू ऑलरेडी नो इज कि हर डीएनए मॉलिक्यूल का जो चार्ज होता है बेटा, ठीक है ना, वो नेगेटिव होता है, ये आपको ऑलरेडी पता है ना। सो डीएनए मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं शबाश, दे आर नेगेटिवली चार्ज बेटा, क्लियर है। सो मतलब डीएनए मॉलिक्यूल ए भी नेगेटिवली चार्ज है, डीएनए मॉलिक्यूल बी भी नेगेटिवली चार्ज है, और डीएनए मॉलिक्यूल सी भी कैसा है बेटा, नेगेटिवली चार्ज, ये क्लियर है। नाउ क्यों ये नेगेटिवली चार्ज है, इसका रीजन भी आपको पता है बेटा, ऑलरेडी बता दिया हूं कि भैया डीएनए की जो बैकबोन होती है, ठीक है ना, वो बैकबोन बनती है 2 चीजों की। द बैकबोन इज फॉर्म्ड ऑफ शुगर एंड फॉस्फेट, याद है। और इसमें जो फॉस्फेट होता है बेटा, ठीक है ना, इसमें जो फॉस्फेट होता है वो फॉस्फेट किस चार्ज का होता है, नेगेटिव चार्ज का होता है। इस वजह से डीएनए का चार्ज भी कैसा आता है, नेगेटिव आता है बेटा। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा, जब हमने मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर डीएनए का ड्रॉ किया था, हमने वहां पे बैकबोन बनाया था, शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट, बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड था, लेकिन वो फॉस्फेट के ऊपर कौन सा चार्ज होता था, नेगेटिव। इस वजह से डीएनए का चार्ज भी कैसा होगा बेटा, नेगेटिव हो। ये समझ आया। नाउ नेगेटिव चार्ज होने से फायदा क्या हमारे लिए बेटा, ठीक है, ये सुनना प्लीज ध्यान से। जब मैं इन 3 डीएनए मॉलिक्यूल्स को बेटा, ये सुनना प्लीज ध्यान से,
जब मैं इन 3 डीएनए मॉलिक्यूल्स को इलेक्ट्रोफोरेटिक apparatus में डाल दूंगा या इलेक्ट्रोफोरेसिस की मशीन में डाल दूंगा, समझने के लिए भी मशीन वर्ड यूज करूंगा मैं। तो इस मशीन के 2 एंड्स होते हैं बेटा, ठीक है ना, इस मशीन के 2 एंड होंगे, एक होगा नेगेटिव इलेक्ट्रोड और एक होगा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। इधर मैं लिख देता हूं, ठीक है। इस मशीन के 2 इलेक्ट्रोड से, ये है नेगेटिव इलेक्ट्रोड जिसको आप कैथोड बोल सकते हैं बेटा, है ना, और ये है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जिसको आप क्या बोलेंगे, एनोड बोलेंगे बेटा। क्लियर है ना। तो कैथोड होता है नेगेटिव एंड एनोड होता है पॉजिटिव बेटा। नाउ इन डीएनए मॉलिक्यूल्स को मैं जब इस मशीन के अंदर डाल दूंगा ना, जिस एंड पे मैं इनको डाल दूंगा बेटा, ठीक है, या जिस साइड में मैं इनको डाल दूंगा वो साइड हमेशा नेगेटिव होगा बेटा। ये समझ रहे क्या बता रहा हूं मैं। तो जिस एंड पे बेटा इनको मशीन में लोड किया जाए, इसको हम लोडिंग बोलेंगे बेटा। सॉरी यार। तो जिस एंड पे बेटा मैं इनको मशीन में लोड करूंगा ना, वो एंड कैसा होगा, नेगेटिव होगा। अब आप बोलोगे सर हम नेगेटिव एंड पे ही लोड क्यों कर रहे हैं, बिकॉज इस सैंपल का चार्ज कैसा है, नेगेटिव, और जब मैं इसको नेगेटिव पे लोड करूंगा तब जाके कहां की तरफ दौड़ेगा बेटा, पॉजिटिव की तरफ दौड़ेगा, और तब जाके क्या होगा बेटा, सेपरेट होगा। ये समझ आया। लेकिन सेपरेशन के लिए बेटा, सुनना प्लीज ध्यान से, लेकिन सेपरेशन के लिए जो बीच वाला हिस्सा आपको दिख रहा है बेटा, ठीक है, फॉर सेपरेशन जो आपको बीच वाला हिस्सा दिख रहा है बेटा, ये एकदम खाली नहीं होगा। इस बीच वाले हिस्से को हम बेटा एक स्पेशल मटेरियल से भर देंगे, जिस स्पेशल मटेरियल को हम जेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जेल बोलते हैं बेटा। नव इस जेल का फायदा क्या है, मैं प्रिंसिपल आपको समझा रहा हूं, बाद में टेक्निक डिटेल में पढ़ेंगे। नव इस जेल का फायदा क्या हमारे लिए बेटा, ठीक है, इस जेल का फायदा ये है कि अगर आप इस जेल को मॉलिक्यूलर लेवल पे देखेंगे ना, तो इसकी मॉलिक्यूलर लेवल पे बेटा इस जेल में इस मटेरियल के छोटे छोटे से ना पोर्स बनते हैं, जैसे मैं यहाँ पे आपको पोर्स बना के दिखा रहा हूं। तो इस जेल को जब आप बेटा सेटल डाउन कर दोगे, इस जेल को बेटा जब आप ठंडा कर दोगे, तो ठंडा करने के बाद इस जेल में क्या हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली इसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में ऐसे छोटे छोटे पोर्स बनेंगे बेटा। ये जरा नजर रखें, तो ये बन रहे पोर्स बेटा ऐसे। तो ये देखो भैया पोर्स बन रहे हैं ना, ये पोर्स बनते जा रहे हैं। ये ऐसे पोर्स बन गए। ये क्लियर हुआ। नाउ जब आप डीएनए सैंपल को, नजर रखना प्लीज ध्यान से, जब आप डीएनए सैंपल ए, डीएनए सैंपल बी, डीएनए सैंपल सी को इस एंड पे लोड करेंगे ना, लोड करने के बाद जैसे आप मशीन का स्विच ऑन करेंगे, स्विच ऑन करते ही बेटा 2 इलेक्ट्रोड्स के बीच में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म होगा। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसे जनरेट करेगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को। क्लियर है। नाउ ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या करेगा, ये इन 3 मॉलिक्यूल्स को बेटा धक्का मारना शुरू करेगा, बिकॉज ये नेगेटिव इसको धक्का मारेगा, पॉजिटिव इसको अपनी तरफ क्या करेगा बेटा, खींचेगा। नाउ जब ये नेगेटिव मॉलिक्यूल्स को नेगेटिव इलेक्ट्रोड धक्का मारना शुरू करेगा ना, ये मॉलिक्यूल्स बेटा मूव करना शुरू करेंगे, कहां से, फ्रॉम नेगेटिव टू द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड बेटा। ये क्लियर हुआ। अगर यहां मैदान खाली होता, अगर यहां कोई बीच में जेल वेल नहीं होती, तो ये तीनों मॉलिक्यूल्स कहां पहुंचते बेटा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे पहुंचते। ये समझ रहे हो। लेकिन हमने बेटा तीनों मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करवाना है, और सेपरेशन का बेटा प्रिंसिपल क्या है, सेपरेशन का प्रिंसिपल है बेटा हम इनको सेपरेट कराएंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज बेटा। ये समझ आया ना। लेकिन वो साइज बेस्ड सेपरेशन कौन करा रहा है, वो जेल के पोर्स करवा रहा है बेटा। ये क्लियर हुआ। नाउ जब ये तीनों मॉलिक्यूल्स इन पोर्स के बीच में मूव करना शुरू करेंगे ना, जिस मॉलिक्यूल का सबसे बड़ा साइज होगा या जिस डीएनए फ्रेगमेंट का सबसे बड़ा साइज होगा, क्या वो इन मॉलिक्यूल्स को पार कर पाएगा, नहीं। क्या वो इन पोर्स को पार कर पाएगा, नहीं। ऑल्दो आगे वाला पॉजिटिव इलेक्ट्रोड उसको अपनी तरफ बुला रहा है, वो बेचारा जाना भी चाहता है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के पास। आप समझ लो, मतलब पॉजिटिव इलेक्ट्रोड बेटा उसको अपनी तरफ खींच रहा है। ये समझ रहे ना। और वो जाना भी चाहता है बेटा किसके पास, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के पास, बट इन पोर्स की वजह से बेटा वो इस पार को या इस सड़क को क्रॉस नहीं कर पाएगा बेटा। समझ आया ना। सो ऑटोमेटिकली व्हाट विल बी द रिजल्टेंट बेटा, द रिजल्टेंट विल बी, ये मॉलिक्यूल जो है ये आगे तो बढ़ेगा, लेकिन ये मेजरली बेटा किस साइड में रहेगा, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड के साइड में रहेगा बेटा, मतलब ये इधर ही फंस जाएगा, ये बहुत आगे जा नहीं पाएगा बेटा। ये समझ आया। जो इससे छोटा मॉलिक्यूल है बेटा, ठीक है ना, जो इससे थोड़ा छोटा मॉलिक्यूल है वो इससे थोड़ा आगे बढ़ेगा बेटा। मान के चलो वो इधर पहुंच गया बेटा इस जेल प्लेट में। क्लियर है। और जो सबसे छोटा मॉलिक्यूल है बेटा वो एकदम पूरी रेस को जीत के बेटा कहां पहुंचेगा, इस जेल प्लेट के एकदम एंड पे पहुंचेगा बेटा। ये समझ रहे हो मैं क्या बता रहा हूं।
सो आपने क्लियरली देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ने बेटा जल की मदद से, इलेक्ट्रिक फील्ड ने बेटा जल की मदद से क्या करके दिया हमको, हमें डीएनए मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करके दिया। किसके बेसिस पे, साइज के बेसिस पे, अंडर द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसी पर्टिकुलर टेक्निक को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलते हैं बेटा। ये समझ आया ना। अब हम डिटेल में क्या करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे कि भैया ये जल कैसे बनती है, डीएनए मॉलिक्यूल लोड कैसे किए जाते हैं, सेपरेशन के बाद हम कैसे पता करते हैं कि कौन सा डीएनए सेगमेंट कहां है, कौन सा कहां नहीं है। वो सारी टेक्निक को हम डिटेल में पढ़ेंगे अंडर द टॉपिक ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस बेटा। ये समझ आया। और शायद आपको अब ये भी समझ आया होगा कि इसको जल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्यों बोला जाता है, बिकॉज इलेक्ट्रोफोरेसिस अधूरी है बेटा, किसके बगैर, जल के बगैर। जब तक आप मशीन में जल नहीं डालोगे, मॉलिक्यूल्स का सेपरेशन साइज के बेसिस पे नहीं होगा बेटा, समझ रहे ना। तो इस वजह से टेक्निक को कंप्लीट करने के लिए जल का होना जरूरी है। इस वजह से दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, जल इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलते हैं। तो आई होप ये वाला पार्ट आपको क्लियर हो गया, ठीक है ना। इसको आप नोट डाउन भी कर लिए होंगे अभी तक, ठीक है। अभी हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप समझने की कोशिश करते हैं आफ्टर डेफिनेशन कि हमें इस टेक्निक में किन किन चीजों की जरूरत है, किस किस सामान की जरूरत है, क्लियर है। वो सारी टेक्निक्स को पढ़ते हैं बेटा अंडर द हेडिंग ऑफ रिक्वायरमेंट्स फॉर जल इलेक्ट्रोफोरेसिस बेटा, क्लियर है। सो आई होप दिस मच इज डन। अभी मैं आगे चलता हूं बेटा। नाउ जब हम रिक्वायरमेंट्स ऑफ जल इलेक्ट्रोफोरेसिस की बात करते हैं तो रिक्वायरमेंट्स में बेटा वो सारी चीज आएंगे, रिक्वायरमेंट्स में वो सारे सामान आएंगे जो हमें इस टेक्निक को पूरा करने में क्या करते हैं बेटा, मदद करते हैं। ये क्लियर हुआ। कौन कौन सा सामान चाहिए, तो सबसे पहले आपको याद रखना है हमें मशीन चाहिए बेटा, जिस मशीन को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोफोरेटिक apparatus बेटा। ये सुनना ध्यान से, हमें ये टेक्निक करने के लिए एक मशीन की जरूरत पड़ती है। एक डिब्बे के समान मशीन होती है जिस मशीन को हम क्या बोलते हैं, विच इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोफोरेटिक apparatus। अब इलेक्ट्रोफोरेटिक apparatus में जो सबसे मेन पार्ट है वो होती है कास्टिंग ट्रे बेटा। क्या होती है, तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट हमारी किसकी होगी, शाबाश, कास्टिंग ट्रे की होगी। अब कास्टिंग ट्रे कैसी होती है बेटा, मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा, एक्सप्लेन करेंगे कैसी होती है। बट सबसे पहले आप रिक्वायरमेंट्स याद करिए। द फर्स्ट रिक्वायरमेंट फॉर जल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज कास्टिंग ट्रे, क्लियर है। अब ये कास्टिंग ट्रे कैसा होता है, आप इसको ऐसे इमेजिन कर लीजिए। फॉर एग्जांपल मैं एक्चुअल ट्रे तो आपको अनफॉर्चुनेटली नहीं दिखा पाऊंगा, बट थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप इसको ऐसे इमेजिन करो, ठीक है। सो कास्टिंग ट्रे बेटा हमारी समथिंग ऐसी होती है, डिब्बे के समान होती है ऐसे, ठीक है। ये डिब्बा जो आपको दिख रहा है एग्जैक्टली हमारी कास्टिंग ट्रे ऐसी होती है, अंदर से खाली होती है ऐसे ऐसे, एग्जैक्टली अंदर से खाली होती है। तो इस पर्टिकुलर खाली डिब्बे को हम क्या बोलेंगे, दिस विल बी कॉल्ड एज कास्टिंग ट्रे। ये समझ आया ना। तो ये हमारे इलेक्ट्रोफोरेसिस का पहला हिस्सा है, कास्टिंग ट्रे, याद रखना है। अब इसको हम यूज कैसे करेंगे वो आपको थोड़ी देर में बता दूं, ठीक है। तो हो गया कास्टिंग ट्रे। सेकंड बेटा इस कास्टिंग ट्रे में, ठीक है ना, इस कास्टिंग ट्रे के अंदर हम किसको डालेंगे, जल को डालेंगे। ये समझ आ रहा है ना। तो ये मेरी मशीन है, ये सुना ध्यान से, ये मेरी मशीन है जिसमें मैं इलेक्ट्रोफोरेसिस चलाने वाला, क्लियर है। नाउ इस मशीन के अंदर इमेजिन कर लो बेटा मेरे पास बोतल है और मैं इस बोतल से इस मशीन में पानी डाल रहा हूं। इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम पानी नहीं डालते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस में पानी के बदले जल डालते हैं। ये समझ आया ना। सो ऑटोमेटिकली इस मशीन के अंदर बेटा पूरी जगह पे क्या फैल जाएगा, जल फैल जाएगा बेटा। ये समझ आया। नाउ जिस जल की मैं यहां पे बात कर रहा हूं बेटा, ये हम मेजरली दो टाइप्स की यूज करते हैं, ठीक है ना। जल इलेक्ट्रोफोरेसिस में जो मैं यहां पे जल वर्ड लिख रहा हूं बेटा, ये हम मेजरली दो टाइप्स की यूज करते हैं, क्लियर है। और इसको आप प्लीज याद भी रखना बेटा। तो जल जो हम इलेक्ट्रोफोरेसिस में यूज करते हैं इट इज मेजरली ऑफ टू टाइप्स बेटा, क्लियर है। जेल नंबर 1 जो है बेटा दिस इज कॉल्ड एज, जेल नंबर 1 जो है बेटा दिस इज कॉल्ड एज एगेरोस बेटा, ठीक है ना। जेल नंबर 1 को हम क्या बोलते हैं, एगेरोस, क्लियर है। और जेल नंबर 2 को हम बोलते हैं पॉली एक्राइल एमाइड बेटा, पॉली एक्राइल एमाइड, क्लियर है। नाउ एग्रोस जल जो है बेटा, ये प्लीज याद रखेंगे, एग्रोस जल जो है ये हम ऑब्टेन करते हैं बेटा फ्रॉम सीवीड, फ्रॉम सीवीड्स बेटा, ठीक है। एंड पॉली एक्राइल एमाइड जो है बेटा इट्स अ पॉलीमर ऑफ एक्राइल एमाइड बेटा, ठीक है। एक्राइल एमाइड एक कंपाउंड है बेटा, और जब वो पॉलीमराइजेशन पे जाता है तो पॉलीमर होने के बाद वो क्या बनाता है, पॉली एक्राइल एमाइड बनाता है। ये समझ आया। नाउ अगर आप इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर, ये सुनना प्लीज ध्यान से, अगर आप इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर एग्रोस को यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, तो ऐसी इलेक्ट्रोफोरेसिस को हम बोलते हैं एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्या बोलते हैं शाबाश, दिस इज कॉल्ड एज एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस,
इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है, एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, शॉर्ट में एज बोलते हैं बेटा, AGE, क्लियर है। सो अगर आप इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर पॉलीएक्राइल एमाइड यूज करते हैं, दिस इज कॉल्ड एज पॉलीएक्राइल एमाइड, पॉलीएक्राइल एमाइड, पॉलीएक्राइल एमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है ना। और शॉर्ट में हम इसको क्या बोलते हैं, पेज बोलते हैं, पेज, पेज बोलते हैं, ये समझ आ रहा। नाउ हम एग्रोस कब यूज करते हैं एंड पॉलीएक्राइल एमाइड कब यूज करते हैं, इसको प्लीज आंसर सुनना। पॉलीएक्राइल एमाइड हम यूज करते हैं जब हमें प्रोटीन्स को सेपरेट करना होता है, ठीक है, या स्मॉल न्यूक्लिक एसिड को सेपरेट करना होता है, स्मॉल न्यूक्लिक एसिड्स, ठीक है। और एग्रोस हम यूज करते हैं जब हमें लार्ज न्यूक्लिक एसिड्स को सेपरेट करना, लार्ज न्यूक्लिक एसिड्स या लार्ज मॉलिक्यूल्स भी आप याद रख देना बेटा, समझ आया। सो मतलब जेल बड़ी इंपॉर्टेंट है बेटा। इलेक्ट्रोफोरेसिस सेम रहेगा, इलेक्ट्रोफोरेसिस का प्रिंसिपल सेम रहेगा, इलेक्ट्रोफोरेसिस का मैकेनिज्म सेम रहेगा, बट जो जेल आप यूज करते हो बेटा, जेल के बेसिस पे इलेक्ट्रोफोरेसिस का जो काम है बेटा वो बदल जाएगा कि आप उसको किस किस चीज के लिए यूज करते हैं। तो इस बेसिस पे आप दो याद रखेंगे प्लीज। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, द अनदर वन इज कॉल्ड एज पॉलीएक्राइल एमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। और आपकी बुक में कौन सी दी है बेटा, एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस दी है, जिसको हम आज पढ़ने वाले। क्लियर है। नाउ तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, कास्टिंग ट्रे चाहिए। कास्टिंग ट्रे के बाद बेटा हम इस कास्टिंग ट्रे में क्या डाल देंगे, जेल डाल देंगे, समझ आया। इसके अलावा हमें कॉम चाहिए बेटा। नाउ आई विल एक्सप्लेन दिस कॉम, आप इसको कुछ ऐसे समझिए, ठीक है। कॉम सबको पता है, कॉम कंगे को बोलते हैं ना। तो हम इलेक्ट्रोफोरेसिस में कंगे जैसा स्ट्रक्चर यूज करते हैं, और उस कंगे जैसे स्ट्रक्चर को हम यूज करेंगे उस एंड पे जहां हमें डीएनए सैंपल को लोड करना है। प्लीज आंसर सुनना, इस स्ट्रक्चर को जिसको हम कॉम्ब बोलते हैं बेटा, ठीक है ना। कॉम्ब हम इस ट्रे में जेल डालने के बाद, आप ऐसे इमेजिन कर लीजिए, मान के चलो फॉर एग्जांपल समथिंग लाइक दिस, कि ये हमारा कास्टिंग ट्रे है, दिस इज आवर कास्टिंग ट्रे, ये कास्टिंग ट्रे है बेटा, ठीक है। अब कास्टिंग ट्रे के अंदर मैं क्या डालूंगा, जेल डालूंगा। तो ये कागज रिप्रेजेंट कर रहा है जेल को, ये देखिए, ये मैंने इसमें जेल डाल दिया बेटा, दिख रहा है सबको, ये हमने इसमें जेल डाल दिया, समझ आया। नाउ जेल डालने के बाद मेरे को इस apparatus के अंदर क्या कराना है, डीएनए को बेटा सेपरेट कराना है। डीएनए को सेपरेट करने के लिए मेरे को किसी एंड पे डीएनए को लोड करना है ना। सो वो लोडिंग बेटा मैं किस एंड पे करूंगा, पॉजिटिव एंड पे कि नेगेटिव एंड पे। ये मान के चलो नेगेटिव एंड है, ये पॉजिटिव एंड है, तो मैं लोडिंग डीएनए की किस एंड पे कराऊंगा, नेगेटिव पे, बिकॉज डीएनए का चार्ज कैसा है बेटा, नेगेटिव है। अगर डीएनए का चार्ज पॉजिटिव होता तो मैं लोडिंग कहां कराता, पॉजिटिव एंड पे कराता। सो मतलब लोडिंग ऑफ सैंपल उस एंड पे होगी जो उस पर्टिकुलर चीज का चार्ज होगा बेटा। अगर वो नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव पे लोड होगा, अगर वो पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव पे लोड होगा। ये समझ आया। नाउ लोडिंग करने के लिए बेटा मेरे को क्या करना पड़ेगा, जेल के अंदर छोटे छोटे से छेद करने पड़ेंगे, जेल के अंदर छोटे छोटे से बेटा डिप्रेशन बनाने पड़ेंगे। वो डिप्रेशन बना के हमें कौन देता है बेटा, शबाश, वो डिप्रेशन बना के हमको देता है शबाश कॉम बेटा। ना अगर आप रियलिटी में कॉम को देखना चाहते हो तो कॉम कुछ आपको ऐसा दिखाई देगा। एक मिनट दे दीजिए प्लीज। आप आज क्लास में है नहीं बेटा, तो आपके बगैर क्लास में मजा नहीं आ रहा, ठीक है। बट कोई दिक्कत नहीं, दिल के पास हो तुम सब लोग, ठीक है। जो पढ़ते हैं वो भी, और जो नालायक है वो भी बेटा। आप जरा नजर रखिए ध्यान से, ठीक है। सो ये हमारी है कास्टिंग ट्रे। कास्टिंग ट्रे के अंदर ऑलरेडी डाल चुके हैं जेल बेटा, ठीक है। या जेल डालने से पहले भी हम कर सकते हैं ना। हम क्या करना चाहते हैं कि हम करना चाहते हैं बेटा इस जेल के अंदर छोटे छोटे से पोर, छोटे छोटे से छेद या कॉलम बनाना चाहते हैं, जिन कॉलम्स के अंदर बाद में मैं क्या डाल दूंगा बेटा, अपना सैंपल डाल दूंगा, ठीक है। वो कॉलम बनाने के लिए हम किसको यूज करते हैं बेटा, कॉम को यूज करते हैं। दिख रहा है ये भी कॉम बन गया बेटा, दिख रहा है ना ये कॉम। तो मैं क्या करूंगा, इस कॉम को उठाऊंगा और इस जेल प्लेट के अंदर डाल दूंगा बेटा। ऐसे मैंने जेल प्लेट के अंदर डाला, जाओ भाई, जा नहीं रहे, ठीक है, ये गया, ठीक है। तो ये जरा ध्यान से देखो बेटा, ठीक है। जेल प्लेट के अंदर मैंने क्या डाल दिया, कॉम डाल दिया, देखो ये गया कॉम अंदर बेटा, क्लियर है। जब कॉम अंदर जाएगा ना, जिस जगह पे ये बेटा अंदर घुसेगा वहां पे क्या बनाएगा, एक पोर बनाएगा, एक कॉलम बनाएगा बेटा, समझ आया ना। इसको हम कॉम्बिंग ऑफ जेल प्लेट बोलते हैं, कॉम्बिंग ऑफ जेल प्लेट बेटा। सो कॉम्ब का काम क्या है, कॉम्ब एकदम ऐसे स्ट्रक्चर होता है जिस पॉइंट पे, ये नजर रखो ध्यान से,
ये इसके बेटा एलिवेशन है ना, इधर बेटा ये एलिवेशन है, ये डिप्रेशन है। जब ये एलिवेशन जल के अंदर जाएगा तो ये एलिवेशन वहां पे क्या बनाएगा, इतना बड़ा एकदम कॉलम बना देगा। उस कॉलम के अंदर हम बाद में क्या डालते हैं बेटा शाबाश, अपना सैंपल डालते हैं। समझ आया? तो इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं बेटा, दिस इज कॉल्ड एज कॉम। तो आई होप आपको कॉम समझ आ गया। तो कॉम कुछ ऐसा दिखेगा आपको बेटा रियलिटी में, जितने आप सैंपल्स डालना चाहते हैं उतने कॉम के बेटा ऐसे एलिवेशन एंड डिप्रेशन होंगे बेटा। सो इसको हम कॉम बोलते हैं, ये समझ आया? कॉम के बाद आता है कास्टिंग डैम्स बेटा, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, कास्टिंग डैम्स। अब कास्टिंग डैम का मतलब क्या होता है ये भी सुनना है हमें, ठीक है। सो ये ऑलरेडी हमने कॉम अंदर डाल दिया और ये हमारे कास्टिंग डैम्स बेटा, ऐसे समझिए। ये दो हमारे ऐसे कास्टिंग डैम्स। कास्टिंग डैम का काम क्या होता है, देखो हम नहीं चाहते कि जल पूरे कास्टिंग ट्रे में फैल जाए बेटा। जब मैं जल डालना शुरू कर दूंगा ना ट्रे के अंदर, मैं नहीं चाहता कि बेटा जल पूरे ट्रे में फैल जाए। हम उस जल को बेटा मान के चलो एक जगह पे बंद करके रखना चाहते हैं। ये मान के चलो आप समथिंग लाइक दिस, फॉर एग्जांपल ये मेरी कास्टिंग ट्रे है, ठीक है ना, और ये अंदर जल है बेटा। मैं नहीं चाहता कि जल ट्रे की दीवारों को टच करे। तो अगर मैं नहीं चाहता हूं ये दीवारों को टच करे तो मैं दीवार से पहले किसको लगा दूंगा बेटा, ऐसे एक छोटे से हाल्ट को लगा दूंगा, ऐसे एक छोटी सी बैरियर को लगा दूंगा। इस बैरियर को हम क्या बोलते हैं बेटा, दिस बैरियर इज कॉल्ड एज शाबाश कास्टिंग डैम बेटा। समझ आया ना? तो कास्टिंग डैम्स क्या करेंगे, ये अंदर जल दिख रहा है, तो कास्टिंग डैम्स क्या करेंगे, जल से थोड़ा सा पहले बेटा आपके जल को क्या कर देंगे, स्टॉप करके रखेंगे। मतलब कॉम कास्टिंग डैम के अंदर पाया जाएगा। तो इन पर्टिकुलर बैरियर्स को, ठीक है, इन पर्टिकुलर दीवारों को हम क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड एज शाबाश कास्टिंग डैम्स बेटा। ये समझ आया? तो कास्टिंग डैम कुछ नहीं होता बेटा, ये जस्ट एक ऐसा लंबा सा स्ट्रक्चर होगा, दो होते हैं बेटा, ठीक है, जो हम जल प्लेट के दो साइड्स में लगा देते हैं ऐसे। तो ये होते हैं हमारे कास्टिंग डैम्स बेटा। क्लियर हुआ? तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए इलेक्ट्रोफोरेसिस में, कास्टिंग ट्रे चाहिए, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कास्टिंग ट्रे के बाद हम इसमें लगाएंगे कॉम, ठीक है, कॉम के बाद हम लगाएंगे इसमें कास्टिंग शाबाश डैम्स बेटा, और फिर हम इसमें क्या डाल देंगे, जल डाल देंगे। क्लियर? जल डालने के बाद क्या होगा कि ये डैम्स बेटा जल को पूरे सिस्टम में फैलने से रोकेंगे, और कॉम क्या करेगा बेटा, उसमें छोटे छोटे से क्या बना के देगा, हमें सैंपल को डालने के लिए पोर्स बना के देगा। क्लियर है? फाइनली हमें क्या चाहिए बेटा, डीएनए सैंपल चाहिए, बिकॉज हम सेपरेट करना चाहते हैं किसको, डीएनए को, आरएनए को, प्रोटीन को। जिस चीज को आप सेपरेट करना चाहते हो बेटा उसके लिए आपको चाहिए डीएनए सैंपल बेटा। क्लियर है? इसके अलावा चाहिए आपको इलेक्ट्रिक सप्लाई, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करने के लिए करंट चाहिए, करंट जनरेट करने के लिए इलेक्ट्रिक सप्लाई चाहिए, ऑलरेडी आपको पता है। क्लियर है? इसके अलावा चाहिए डीएनए लैडर बेटा। नाउ व्हाट इज डीएनए लैडर, इसको बस अभी नाम आप याद रख लो, आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा डीएनए लैडर क्यों इंपॉर्टेंट है, और डीएनए लैडर की मदद से हम कैसे पहचानते हैं कि हमारा कौन से साइज का डीएनए मॉलिक्यूल कहां पे है। बस अभी शॉर्ट में इतना याद रख लीजिए कि डीएनए लैडर जो है ना, ये एक तरीके से बेटा एक रेफरेंस डीएनए मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। डीएनए लैडर इज लाइक अ रेफरेंस डीएनए मॉलिक्यूल, ठीक है, रेफरेंस डीएनए मॉलिक्यूल्स बेटा, ठीक है, जिनकी वजह से बेटा हम बाद में पहचानते हैं कि हमारा कौन सा डीएनए सेगमेंट साइज के बेसिस पे कहां पे है बेटा। कैसे होता है ये आपको थोड़ी देर में पता चले। क्लियर है? इसके अलावा हमें चाहिए बफर बेटा, ठीक है। नाउ यहां पे एक चीज याद रखना बेटा, अब हम बफर क्यों यूज करते हैं, बफर के बहुत सारे फायदे। पहला फायदा बफर का ये है बेटा कि जब आप ट्रे के अंदर बफर डालेंगे या जल में बफर डालेंगे बेटा, तो जल पीएच को मेंटेन करने में यूज करता है। बफर जल के पीएच को क्या करता है, मेंटेन करता है। बफर जो है बेटा ये डीएनए की डिनेचुरेशन से बेटा बचाता है, ठीक है, ये डीएनए को डीनेचर होने से क्या करता है बेटा, बचाता है। समझ आया? बफर जो है बेटा ये डीएनए का चार्ज मेंटेन करता है, डीएनए चार्ज मेंटेन करता है। देखा, अगर पीएच चेंज होगा, आप सबको पता, अगर पीएच चेंज होगा तो डीएनए का या किसी भी मॉलिक्यूल का चार्ज भी चेंज होगा। तो इसलिए हम क्या डाल के रखते हैं बेटा, बफर, ताकि पीएच भी मेंटेन रहे, चार्ज भी मेंटेन रहे और डीएनए का स्ट्रक्चर भी मेंटेन रहे बेटा। क्लियर है? और फाइनली हम एक केमिकल लेते हैं जिस केमिकल का नाम है इथिडियम ब्रोमाइड। ये याद रखना प्लीज, एग्जाम में पूछा गया है, इथिडियम ब्रोमाइड बेटा। अब इथिडियम ब्रोमाइड का फंक्शन क्या है, इसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। ये समझ आया? ये मैं अलग से बता दूंगा। सो ये सब के सब हमारे क्या है, दे आर रिक्वायरमेंट्स ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को कंप्लीट करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए बेटा, जल्दी जल्दी शाबाश। हमें चाहिए कास्टिंग ट्रे, हमें चाहिए जल, हमें चाहिए कॉम, हमें चाहिए कास्टिंग डैम्स, हमें चाहिए डीएनए सैंपल जिसको हम सेपरेट करना चाहते हैं, हमें चाहिए इलेक्ट्रिक सप्लाई ताकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करें, हमें चाहिए डीएनए लैडर। ये क्या है बेटा वो आपको थोड़ी देर में पता चलेगा।
बफर चाहिए, जो बफर पीएच मेंटेन करेगा, डीएनए को डेनेचुरेशन से बचाएगा और डीएनए का चार्ज मेंटेन करेगा, बिकॉज वंस चार्ज चेंज, ठीक है ना, वंस पीएच चेंज चार्ज आल्सो चेंज। बेटा क्लियर है। और फाइनली हमें क्या चाहिए सुभाष, एक केमिकल चाहिए, जिस केमिकल को हम क्या बोलते हैं, इथिडियम ब्रोमाइड। अब इसकी फंक्शन क्या है वो आपको मैं इंशाल्लाह थोड़ी देर में समझाने वाला हूं। क्लियर है। सो दिस इज एंड ऑफ रिक्वायरमेंट्स ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। बेटा क्लियर हो गया ना, आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट हम शुरू अब करते हैं प्रोसेस ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्लियर है। कैसे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होती है, क्या क्या इसमें चीजें यूज होती है, किस तरीके से उन चीजों को हम बेटा यूज करके मिला के फाइनली इलेक्ट्रोफोरेसिस को कंप्लीट करते हैं। तो हम पढ़ते हैं अब प्रोसेस ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्लियर है। प्रोसेस ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टोटल 5 स्टेप में डिवाइडेड है बेटा। प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस इज डिवाइडेड इनटू 5 स्टेप्स, जिसमें जो फर्स्ट स्टेप है हमारा बेटा दैट इज प्रिपरेशन ऑफ जेल। याद रख, ठीक है। प्रोसेस ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टोटल हम 5 हिस्सों में कंप्लीट करेंगे, 5 स्टेप्स में कंप्लीट करेंगे, जिसमें स्टेप नंबर 1 क्या है बेटा, प्रिपरेशन ऑफ जेल है। मतलब हम जो जेल यूज करने वाले इस मैकेनिज्म में, हम जो जेल यूज करने वाले इस टेक्निक में, वो जेल कैसे बनाई जाती है बेटा, उसका प्रिपरेशन कैसे होता है, वो हम पढ़ेंगे किसमें शाबाश, स्टेप नंबर 1 के अंदर बेटा। क्लियर है ना। तो चलते हैं देखते हैं कि जेल को कैसे बनाया जाता है। ठीक है। सबसे पहले आपको डिसाइड करना है कि आप किस मॉलिक्यूल को सेपरेट करना चाहते हैं। ठीक है। सबसे पहला काम आप यही करेंगे, यू हैव टू डिसाइड कि आपको मॉलिक्यूल जो है बेटा जो सेपरेट करना चाहते हो वो कौन सा है बेटा। जैसे आप स्मॉल साइज मॉलिक्यूल को सेपरेट करना चाहते हैं तो आप जेल लेंगे पॉलीएक्रिलामाइड एमाइड। क्लियर है। आप बड़े साइज वाले मॉलिक्यूल को सेपरेट करना चाहते हैं तो जेल कौन सी लेंगे, एग्रोस। तो मैंने यहां पे बिकॉज आपके एनसीईआरटी में एग्रोस दिया हुआ है तो हमने सबसे पहले क्या लिया बेटा शाबाश, एग्रोस जेल ले लिया। क्लियर है। तो ये सुनना ध्यान से, तो हम पढ़ रहे हैं क्या, प्रिपरेशन ऑफ जेल विच इज फर्स्ट स्टेप ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है। तो मैंने कौन सा जेल लिया बेटा, एग्रोस जेल। ठीक है। तो ये हमने लिया सैंपल जेल बेटा, सैंपल जेल। क्लियर है। नाउ सैंपल जेल को बेटा सबसे पहले हम वे करते हैं। ठीक है। हम इसका वजन करते हैं बेटा, मतलब हमें कितना जेल चाहिए। हम पूरा डिब्बा तो न्यू यूज करेंगे ना, हम इसको सबसे पहले वेट करते हैं, वजन करते हैं। सैंपल को बेटा वे करने के बाद उस सैंपल को ले लेते हैं कि हमें कितने ग्राम कितना क्या चाहिए। ठीक है। नाउ जब मैंने सैंपल को वे किया बेटा, ठीक है, मान के चलो फॉर मैंने इसको एक डिब्बे में ले लिया, मान के चलो ऐसे एक डिब्बे में लिया, ऐसे एक बीकर में ले लिया। वे करने के बाद बेटा मैं इस बीकर के अंदर ऐड कर दूंगा बफर बेटा। ठीक है ना, बफर एडिशन बेटा। बफर हम 2 बार ऐड करेंगे। तो पहली बार ये बेटा बफर एडिशन, तो मैंने ऐड क्या किया शाबाश, बफर ऐड किया। क्लियर है। बफर हम 2 तरीके के ऐड करते हैं मेजरली। ठीक है। एक को हम बोलते हैं TAE और दूसरे को बोलते हैं TBE। क्लियर है। TAE का फुल फॉर्म है ट्रिस एसीटेट EDT। ठीक है। और TBA का फुल फॉर्म है ट्रिस बोरेट EDTA। तो ये हमने क्या ले लिया शाबाश, बफर ले लिया बेटा। क्लियर। एकदम सिंपल टेक्निक है, बस आपको एक कहानी याद रखनी है। ठीक है। अगर पॉसिबल हुआ तो शायद हम क्लास में इसको आपको करा भी देंगे बेटा इस टेक्निक को, बट अभी आप प्लीज थोड़ी पहले याद रख लो। ठीक है। मैं कोशिश करूंगा अगर मेरे को कहीं से मिल जाता है ये मशीन तो डेफिनेटली मैं क्लास में एक बार उसको करा दूंगा। ठीक है। तो हमने क्या करना है, हम प्रिपरेशन ऑफ जेल पढ़ रहे हैं। प्रिपरेशन ऑफ जेल के लिए सबसे पहले हम डिसाइड करेंगे कि हमें सैंपल कौन सा लेना है, एग्रोस लेना है कि पॉलीएक्रिलामाइड एमाइड लेना है। तो मैंने यहाँ पे लिया एग्रोस। एग्रोस के लेने के बाद हम एग्रोस को मार्केट से खरीद के लाएंगे। हम पूरे डिब्बे को यूज नहीं करेंगे, सबसे पहले उस डिब्बे में से हमें कितना चाहिए बेटा अमाउंट, उसको वे करेंगे, उसका वजन करेंगे बेटा एक मशीन के ऊपर या एक वेइंग मशीन के ऊपर। नाउ वंस वी टेक दिस सैंपल कि भैया हमें इतना सैंपल चाहिए, ठीक है, इस डिब्बे में से इतना सैंपल चाहिए, हम उसको एक गिलास बीकर में डाल देंगे। ठीक है। गिलास बीकर में जब आप इस सैंपल को डाल दोगे, बिकॉज ये सैंपल जो है ना जिसको हम यहाँ पे ले रहे हैं बेटा, ये सैंपल पाउडर फॉर्म में होता है। ठीक है ना, ये आपको लिक्विड फॉर्म में जेल फॉर्म में नहीं मिलेगा, ये आपको पाउडर फॉर्म में मिलता है। ठीक है। ये आपको किस फॉर्म में मिलता है शाबाश, पाउडर फॉर्म में मिलता है। अब इस पाउडर के अंदर बेटा सबसे पहला हम क्या करते हैं, अब उसमें बफर ऐड करते हैं। बफर क्यों ऐड करते हैं, रीजन मैंने ऑलरेडी आपको 3 बता दिए। पहला, ये जेल के पीएच को मेंटेन करेगा, ये जेल के अंदर जो मॉलिक्यूल्स है बेटा उनके चार्ज, उनके स्ट्रक्चर को मेंटेन करेगा बेटा। क्लियर है।
ना कौन सी हम बफर यूज करते हैं, वन इज कॉल्ड ए TAE एंड देयर इज कॉल्ड एज TBE। फुल फॉर्म मैंने बता दिया, ट्रिस एस्टेट एंड ट्रिस ब्यूरेट बेटा, क्लियर है। नाउ जैसे मैंने इसमें बफर ऐड कर दिया तो फिर मैं इसको क्या कर दूंगा, मिक्स कर दूंगा, ठीक है। एडिशन ऑफ बफर एंड मिक्सिंग बेटा, ठीक है, यहां पे मिक्सिंग, ठीक है, यहां पे हम दो काम करते हैं, मिक्सिंग एंड एडिशन ऑफ बफर बेटा, समझ आया। जैसे मैं इसको मिक्स करूंगा ना तो अब ये पाउडर घुल जाएगा बफर में और ये काइंड ऑफ एक लिक्विड फॉर्म में आएगा। आप सुने एग्जांपल के तौर पे ये लिक्विड बन गया बेटा। नाउ लिक्विड बनाने के बाद हम क्या करते हैं बेटा, हम इस मिक्सचर को, बफर एंड जेल के मिक्सचर को उठा के बेटा हम उसको एक लैब ओवन में डालते हैं, ठीक है ना, यह है लेबोरेटरी ओवन बेटा, लेबोरेटरी माइक्रोवेव ओवन बेटा, ठीक है। हम इसको किस में डालते हैं शाबाश, लेबोरेटरी माइक्रोवेव में डालते हैं, समझ आया ना। नाउ लेबोरेटरी माइक्रोवेव ओवन में डालने के बाद हम इसको हीट अप करते हैं बेटा अप टू 55 डिग्री सेल्सियस बेटा। कहां पे हीट करते हैं शाबाश, 55 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं फॉर 2 और 3 मिनट्स और फॉर सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम बेटा। नाउ इस हीटिंग की वजह से क्या होता है, ये जो पाउडर फॉर्म ऑफ जेल था ना मिक्सचर के अंदर बेटा, ठीक है ना, ये मिक्सचर्ड जेल जो है बेटा ये कन्वर्ट हो जाती है, या ये मिक्सचर्ड पाउडर जो है एग्रोस का बेटा ये कन्वर्ट हो जाता है बेटा इनटू सेमी सॉलिड जेल बेटा, ठीक है। फिर से मैं एक बार बताता हूं, आपने पाउडर लिया, पाउडर को बफर में डाला, बफर को उठा के बेटा आपने लैब के माइक्रोवेव ओवन में डाल दिया। माइक्रोवेव ओवन के अंदर क्या हुआ बेटा, आपने 55 डिग्री सेल्सियस टेंपरेचर इनको हीट कर दिया। हीट करने की वजह से जो जेल जो पाउडर फॉर्म ऑफ एग्रोस था ना, वो पाउडर फॉर्म ऑफ एग्रोस एक तरीके से पिघल जाएगा, ठीक है ना, एक तरीके से हीट पे डिसॉल्व हो जाएगा और वो कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर बेटा, एक जेल के अंदर। ये समझ आया, ये क्लियर हुआ ना। सो जेल प्रिपरेशन हम कहां करते हैं शाबाश, इनसाइड द माइक्रोवेव ओवन करते हैं। और फाइनली बेटा यहां हमारा क्या बनेगा शाबाश, यहां बनेगा एग्रोस, एग्रोस जेल बनेगा बेटा, समझ आया ना। अब इस एग्रोस जेल को हम सीधे यूज नहीं कर सकते, ठीक है, बिकॉज ये एकदम लिक्विड फॉर्म में जेल होगा। हम चाहते हैं कि ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए, ये थोड़ा सा सॉलिडिफाई हो जाए बेटा, ठीक है। तो इसलिए बेटा हम इस जेल को ट्रांसफर करते हैं, ठीक है ना, इनटू द लैब वाटर बाथ बेटा, ठीक है, इसको हम बोलते हैं लैब वाटर बाथ। तो ये हमारा है लेबोरेटरी वाटर बाथ, ठीक है, ये मशीन होती है जो लेबोरेटरी वाटर बाथ क्या करेगा, जैसे आप इसको अंदर डाल दोगे इस मशीन के ऊपर से ढक्कन बंद कर दोगे, 2-3 मिनट के लिए इसमें रख दोगे, ये टेम्परेचर को कम कर देगा, ये टेम्परेचर को डिक्रीज कर देगा। और जैसे टेम्परेचर डिक्रीज होगा ना तो आपको जो लिक्विड फॉर्म में बेटा पाउडर था ना वो अब कन्वर्ट किस में हो जाएगा, यहां पे आप देख सकते हैं वो फाइनली कन्वर्ट किस में हुआ शाबाश, एग्रोस जेल प्लेट में कन्वर्ट हुआ था। ये बन गया आपका क्या, एग्रोस जेल प्लेट बेटा, ये समझ आया। तो ये है हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ जेल। तो इसको मैं एक बार रिपीट करता हूं फिर से। सो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर हम जेल को प्रिपेयर कैसे करते हैं, ठीक है। तो प्रिपरेशन का तरीका एकदम सिंपल है बेटा कि आप सबसे पहले मार्केट से जेल को खरीद के लाएंगे, जेल को वेट करेंगे कि आपको कितना जेल चाहिए बेटा अपने एक्सपेरिमेंट में। वे करने के बाद बेटा आप उस जेल की स्टेबिलिटी के लिए उसमें बफर को ऐड करते हैं और दोनों को मिला के क्या करते हैं बेटा, एक मिक्सचर तैयार करते हैं। ना ये मिक्सचर जो है बेटा ये एकदम लिक्विड फॉर्म में होगा, मिक्सचर पाउडर फॉर्म नहीं है बेटा, ठीक है ना, पाउडर फॉर्म नहीं, गुल गया बेटा पानी के अंदर तो काइंड ऑफ एक सफेद पानी बन गया। ना इस पानी को मैं बेटा जेल के फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहता हूं, तो कन्वर्ट करने के लिए मैंने इसको ऐड कर दिया बेटा इनसाइड अ मशीन इन लैबोरेटरी विच इज कॉल्ड एज लैब माइक्रोवेव, ठीक है। माइक्रोवेव पे 55 डिग्री सेल्सियस पे जैसे मैंने उसको हीट अप किया तो आपका जो लिक्विड फॉर्म ऑफ जेल था वो कन्वर्ट हुआ बेटा इनटू द सेमी सॉलिड फॉर्म। ना ये सेमी सॉलिड फॉर्म एकदम सेट हो जाए, एकदम जेल की फॉर्म में आया बेटा, हम उसको ऐड करते हैं वाटर बाथ में जो थोड़ा टेम्परेचर कम कर देगा। वाटर बाथ से जैसे आप इस बोतल को बाहर निकाल दोगे ना तो इस बोतल के अंदर आपको एग्जैक्टली क्या दिखेगा, एकदम सेमी सॉलिड जेल दिखेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, जेल प्लेट बोलते हैं। ये क्लियर हो गया। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो हमने फाइनली क्या बना दिया, जेल बना दिया बेटा। नाउ इस जेल को बनाने के बाद, ठीक है, अब आता है हमारा बेटा ये इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है ना। अब इस जेल को बनाने के बाद, ठीक है ना, मेरे को क्या करना है, इस जेल को यूज करना है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में, ठीक है ना। और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हम कहां चलाते हैं बेटा, ये जरा ध्यान से देखो, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हम कहां चलाते हैं शाबाश, इस मशीन के अंदर चलाते हैं, इस apparatus के अंदर चलाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफोरेटिक apparatus बोलते हैं बेटा, क्लियर है ना। और इलेक्ट्रोफोरेटिक apparatus के इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज कास्टिंग ट्रे बेटा, समझ आया। सो आप इमेजिन कर लीजिए मेरे पास यहाँ पे टेबल लगा हुआ, ये टेबल नंबर 1 है, ये टेबल नंबर 2 है, ये टेबल नंबर 3 है। तो टेबल नंबर 1 पे बेटा जैसे मैं लैब में एंटर किया तो टेबल नंबर 1 पे बेटा सबसे पहले मैंने क्या कर दिया, जेल बना के रख दिया, ये मैंने इधर जेल बना के रख दिया।
नाउ जब तक मेरा जल वहां बन रहा है, किसमें शाबाश, इस मशीन के अंदर और इस वाटर बाथ के अंदर, जब तक ये जल बेटा बनेगा, इसमें 2 4 5 10 मिनट लग जाते हैं। उन 10 मिनट के अंदर बेटा मैं इस मशीन को अलमारी से बाहर निकाल दूंगा, मैं इस मशीन को बेटा ठीक है डिब्बे से बाहर निकाल दूंगा, और बाहर निकालते समय बेटा मैं इस मशीन को सेट कर दूंगा तब तक जब तक इस टेबल के ऊपर मेरा जल तैयार नहीं होता है। मैं आपको इमेजिन करवाऊंगा एक्चुअली होता कैसे, एनसीईआरटी बाद में पढ़ लेंगे, ठीक है। तो इधर जल बन रहा हुआ है, तो इधर मैंने बेटा मशीन को बाहर निकाल दिया। नाउ जब मैं इस मशीन को बाहर निकालूंगा तो सबसे पहले हम क्या करते हैं बेटा, इस मशीन के इलेक्ट्रोड्स को सेट करते हैं, ठीक है। तो ये मान के चलिए हमारी मशीन है और ये इसमें बेटा 2 इलेक्ट्रोड्स लगा, आपको दिख रहा है मैंने पेन लगा दिया इधर, ठीक है। ये मैंने इसमें 2 इलेक्ट्रोड्स लगा दिए बेटा, दिख रहा है, हाँ ये दिख रहा है 2 इलेक्ट्रोड्स लग दिए। तो ये हमारा है नेगेटिव इलेक्ट्रोड और ये हमारा है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, क्लियर है। तो मैंने इलेक्ट्रोड्स को सेट कर दिया, हो गया इलेक्ट्रोड सेट बेटा। अब इलेक्ट्रोड्स को सेट करने के बाद, ये सुनना ध्यान से, अब इलेक्ट्रोड्स को सेट करने के बाद, एक मैं इलेक्ट्रोड्स लगा देता हूं पहले, ये आपको दिख रहा है इलेक्ट्रोड, दिख रहा है ना इधर छोटा सा, ये इलेक्ट्रोड लग गए बेटा, ठीक है। अब इन इलेक्ट्रोड्स को लगाने के बाद मैं क्या करूंगा बेटा, मैं कॉम्ब उठाऊंगा, ठीक है। इलेक्ट्रोड्स लग चुके हैं ना, तो इलेक्ट्रोड्स को लगाने के बाद ये भी खाली हिट रहा है, इसमें जल नहीं डला है, अब मैं इसमें कॉम्ब लगा दूंगा, ये लगा दिया मैंने कॉम्ब, देखिए ध्यान से, ठीक है। ये लग गया कॉम्ब बेटा, दिख रहा है, ये कॉम्ब लग गया, क्लियर है। नाउ कॉम्ब जरा ध्यान से देखो बेटा, इलेक्ट्रोड कॉम्ब के बाहर है, इधर से भी इलेक्ट्रोड कॉम्ब के बाहर है, ये 2 एंड्स पे होते हैं और बीच में आ गया कॉम्ब, आपको शायद दिख रहा होगा, ये कॉम्ब है बीच में बेटा। नाउ कॉम्ब को लगाने के बाद, ठीक है ना, अब मैं इस कॉम्ब के पीछे, देखिए कॉम्ब इधर है ना, अब इस कॉम्ब के पीछे बेटा मैं क्या लगा दूं, ये क्या है, कास्टिंग डैम है बेटा, जो हमारे जल को पूरा एरिया में फैलने नहीं देगा। तो ये मैंने लगा दिया कास्टिंग डैम 1, ठीक है, और ये मैंने लगा दिया कास्टिंग डैम 2 बेटा। ये जरा ध्यान से देखें, इलेक्ट्रोड कास्टिंग डैम्स के बाहर है, ठीक है। ये मैंने लगा दिया कास्टिंग डैम 1 और ये मैंने लगा दिया कास्टिंग डैम 2, समझ आया। जब मैं ये सारा सेटअप कंप्लीट कर दूंगा ना, इस पूरे सेटअप को हम क्या बोलते हैं, प्रिपरेशन ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेटिक apparatus बोलते हैं बेटा, ये समझ आया ना, या प्रिपरेशन ऑफ कास्टिंग डैम बोलते हैं, यानी कास्टिंग प्रिपरेशन ऑफ कास्टिंग ट्रे बोलते हैं बेटा। यानी कास्टिंग ट्रे को प्रिपेयर करने के लिए मेरे को क्या क्या करना है, सबसे पहले मेरे को इलेक्ट्रोफोरेटिक apparatus लेना है जिसको हम कास्टिंग ट्रे बोलते हैं, फिर कास्टिंग ट्रे के अंदर मेरे को इलेक्ट्रोड्स को सेट करना है, ये मैंने लगा दिया इधर नेगेटिव इलेक्ट्रोड और इधर मैंने लगा दिया पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड लगाने के बाद बेटा मैं इसमें क्या डाल दूंगा, शाबाश कॉम डाल दूंगा, ये लो भैया हमने कॉम डाल दिया। कॉम डालने के बाद ये जरा ध्यान से प्लीज देख लो, ठीक है ना, इधर इधर मैं दिखाता हूं, ठीक है। कॉम डालने के बाद मैं क्या करूंगा शाबाश, मैं इधर लगा दूंगा कास्टिंग डैम 1, ठीक है, और इधर साइड में लगा दूंगा शाबाश कास्टिंग डैम 2। ये क्लियर हुआ। तो जब मैं ये सारे सेटअप कर दूंगा ना, ये सारे सेटअप करने के बाद मेरी कास्टिंग ट्रे क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है, क्लियर है। नाउ जब तक मेरी कास्टिंग ट्रे कंप्लीट हो जाती है, ठीक है, ये सुनिए प्लीज ध्यान से, तो ये हमारी कास्टिंग ट्रे कंप्लीट हो चुकी है बेटा, ठीक है। नाउ जब तक मेरी कास्टिंग ट्रे कंप्लीट हो जाती है तब तक मेरा जल उधर से क्या हो चुका है बेटा, ठंडा हो चुका है। ये समझ रहे हो आप क्या बता रहा हूं मैं। जब तक मेरी कास्टिंग ट्रे कंप्लीट हो जाती है, कास्टिंग ट्रे कंप्लीट करते समय साइड में बेटा प्लेट नंबर 1 पे, ये टेबल नंबर 1 पे कौन बन चुका है, जल बन चुका है। अब मैं क्या करूंगा बेटा, इस जल के बीकर को उल्टा कर दूंगा और इस जल को किस में डाल दूंगा बेटा, शाबाश इसको अपनी कास्टिंग ट्रे में डाल दूंगा बेटा। ये आ गया जल आपका कास्टिंग ट्रे में, जहां कॉम लगा हुआ है, जहां दोनों इलेक्ट्रोड्स एकदम तैयार है, जहां हमने क्या लगा दिया, कास्टिंग डैम्स लगा दिए, समझ आया। ये हमारा प्रिपरेशन ऑफ कास्टिंग ट्रे बेटा, क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद जो हमें नेक्स्ट स्टेप पढ़ना है बेटा, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ कास्टिंग ट्रे। आई होप अभी आपके दिमाग में सेट है कि कास्टिंग ट्रे को हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, बट फिर भी एक बार इलस्ट्रेशन से आपको दिखाता हूं, ठीक है। तो ये हमारी कास्टिंग ट्रे है बेटा, सबको आपको दिख रहा होगा शायद, होपफुली, ठीक है, हाँ एकदम क्लियर दिख रहा है बेटा पिक्चर में, ठीक है। ये हमारी कास्टिंग ट्रे है और अगर आप कास्टिंग ट्रे को ध्यान से देखोगे, एक को मैं हाईलाइट कर देता हूं, ठीक है। तो ये आपकी कास्टिंग ट्रे है ऐसे, या आपको डिप्रेशन दिख रहा है ऐसे, ये मैंने फोटोग्राफ इसलिए लाया, यहां पे आपको और एक डिप्रेशन दिख रहा है, इधर और एक डिप्रेशन है ऐसे, ठीक है। फोटोग्राफ लाने का मेन मकसद ये था कि आपको पूरा मैकेनिज्म समझ आए, आपको रटना ना पड़े। यहाँ पे और एक डिप्रेशन है ऐसे, है ना, फिर ये आपकी पूरी ट्रे ऐसे, है ना, ये हमने टेबल के ऊपर रखी हुई है ट्रे, गुड। नाउ इस ट्रे के ऊपर सबसे पहली चीज जो आपको ऑब्जर्व करनी है बेटा, दैट इज कि इस ट्रे में 2 इलेक्ट्रोड्स लगे। ये है यहाँ पे इलेक्ट्रोड नंबर 1, दिख रहा है सबको, मैं हाईलाइट कर रहा हूं, और ये हमारा यहाँ पे बेटा इलेक्ट्रोड नंबर 2 दिख रहा है ना। सो आपकी समझ के लिए मैं बोल रहा हूं कि ये हमारा है नेगेटिव इलेक्ट्रोड
ठीक है, और ये हमारा है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। ठीक है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड को हम बोलते हैं कैथोड, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को हम बोलते हैं एनोड। एनोड, ये क्लियर हो गया ना, ये समझ आया। तो ये हमारी कास्टिंग ट्रे है बेटा, क्लियर है। नाउ सबसे पहला मैं काम क्या करूंगा, इस कास्टिंग ट्रे के अंदर बेटा मैं कॉम्बिंग करूंगा। क्या करूंगा, कॉम्बिंग बेटा ऐड करते हैं। तो पहला स्टेप, कास्टिंग ट्रे बाहर लाई हमने, साफ साफ कर दिया इसको, तो फर्स्ट स्टेप होगा कॉम्बिंग। ठीक है, कॉम्बिंग का मतलब क्या है बेटा, शाबाश, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोफोरेटिक एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोफोरेटिक कॉम्ब। समझ आया ना, क्यों, टू फॉर्म वेल्स बेटा। ठीक है, टू generate सैंपल एडिशन वेल्स। ठीक है, सैंपल एडिशन वेल्स। ये जो डिप्रेशन जहां पर क्रिएट करेगा, जो मैंने आपको अभी दिखाया, जब आप इसको जेल में डाल दोगे तो जो डिप्रेशन क्रिएट हो गया, जेल से पहले रख दोगे बेटा फिर जेल डाल दोगे, दोनों केसेस में जो डिप्रेशन क्रिएट होंगे ना, उन डिप्रेशन को हम क्या बोलते हैं, वेल्स बोलते हैं, जो मैं आपको आगे पिक्चर में दिखा दूंगा। ठीक है, तो पहला स्टेप बेटा हमारा प्रेपरेशन ऑफ कास्टिंग ट्रे में क्या है कि सबसे पहले ट्रे को लाएंगे, उसके इलेक्ट्रोड को सेट करेंगे। ठीक है, डिफाइन करेंगे कि हमारा नेगेटिव इलेक्ट्रोड कौन सा है, इधर मैं लिख देता हूं। ठीक है, यहां पे क्या करेंगे शबाश, डिफाइनिंग द इलेक्ट्रोड्स बेटा। ठीक है, कि हमारा कौन सा इलेक्ट्रोड नेगेटिव है, ठीक है ना, और कौन सा इलेक्ट्रोड पॉजिटिव है बेटा, क्लियर है। उसके बाद क्या करेंगे, कॉम्बिंग। कॉम्बिंग का मतलब क्या है, इधर जरा ध्यान से, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे कॉम्ब बेटा, दिख रहा है ना, इसको हाईलाइट करते तो ये हमारा क्या है, दिस इज कॉम्ब बेटा, ये हमारा कॉम्ब है, दिख रहा है ना पिक्चर में भी अच्छे से, हाँ, ये हमारा कॉम्ब है। तो हम क्या करेंगे, हम इस कॉम्ब को उठाएंगे और किस में डाल देंगे बेटा, शाबाश, ट्राई में डाल देंगे। और आप ध्यान से देखोगे ना, ट्राई में ये जो डिप्रेशन बनाना था, इसको हाईलाइट, ये जो डिप्रेशन बना है, दिस वन एंड दिस वन, ये डिप्रेशन किसके लिए होता है, बिकॉज इसी डिप्रेशन में हम किसको डालते हैं बेटा, शाबाश, कॉम्ब को डालते हैं। ये क्लियर है। तो जब आप कॉम्ब को डिप्रेशन में डाल देंगे तो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, ये पिक्चर इधर ले आते हैं हम। ठीक है, तो यहां पे हमारी क्या हो चुकी है, शाबाश, कॉम्बिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो हमने इलेक्ट्रोफोरेटिक कॉम्ब को ऐड कर दिया बेटा, दिख रहा है ना आपको यहाँ पे बेटा, हमने इलेक्ट्रोफोरेटिक कॉम्ब को ऐड कर दिया, किसमें, शाबाश, कास्टिंग ट्रे में। और अगर आप ध्यान से देखोगे, अब कॉम्ब को ऐड करने के बाद यहां आपको दिख रहा है ना, ये डिप्रेशंस बन रहे हैं इधर इधर इधर, इन्हीं डिप्रेशंस की वजह से बाद में क्या होगा, जल में क्रिएट होंगे क्या, वेल्स बेटा। ये समझ आया ना, ये क्लियर हुआ। नाउ अब मैं चाहता हूं, सुना ध्यान से, अब मैं चाहता हूं कि जब मैं इसमें जेल डाल दूंगा ना, वो जेल बेटा इधर तक फैलना नहीं चाहिए, मतलब वो इलेक्ट्रोड तक नहीं आना चाहिए, दिख रहा है ना इलेक्ट्रोड बेटा, वो जेल इलेक्ट्रोड से दूर रहना चाहिए। उनको दूर करने के लिए अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप आएगा बेटा प्रोसेस का, ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड एज कास्टिंग बेटा। ठीक है ना, इसको ऐड कर, दिस इज कॉल्ड एज कास्टिंग ऑफ डैम्स बेटा। ठीक है, कास्टिंग ऑफ डैम हम क्यों करते हैं, बिकॉज कास्टिंग ऑफ डैम का करने का मेन रीजन ये बेटा, ये रेस्ट्रिक्ट करता है। ठीक है, रेस्ट्रिक्ट्स द स्प्रेड ऑफ जेल बेटा, स्प्रेड ऑफ जेल इन कास्टिंग ट्रे, इन कास्टिंग ट्रे बेटा। तो मतलब क्या है, नजर रखिए ध्यान से, ये आपको इधर दिख रहे हैं बेटा, दोनों ये कास्टिंग डैम्स दिख रहे हैं दोनों को। अब इन कास्टिंग डैम्स को हम उठाते हैं बेटा, और जरा ध्यान से देख लो, मैंने इनको कहां डाला, शाबाश, इलेक्ट्रोड से पहले, और इधर भी इलेक्ट्रोड से पहले। क्यों डाला बेटा, बिकॉज मैं जब जेल इसमें डालूंगा ना, मैं चाहता हूं कि जेल खाली इस एरिया में रहे, इतने वाले एरिया में रहे बेटा जेल। ठीक है, इतने वाले एरिया में जेल रहे, ना इससे पीछे रहे और ना इससे आगे रहे बेटा। समझ आया ना, क्यों, बिकॉज पीछे हमने किनको ऐड करके रखा हुआ बेटा, इलेक्ट्रोड्स को ऐड करके रखा हुआ है। सो जब आप जेल डालोगे बेटा, वो जेल ऑटोमेटिकली फैलना शुरू करेगा, और वो फैलते समय बेटा आपकी रेस्ट्रिक्ट हो जाए। डैम का मतलब होता है किसी चीज को रोकना, ठीक है ना। तो कास्टिंग डैम का काम क्या होता है बेटा, ये जल को पीछे जाने से, ठीक है, टुवर्ड्स इलेक्ट्रोड जाने से रोकता है, और ये इस पूरी जल को बेटा एक्यूमुलेट करेगा किस में, शाबाश, इन्हीं दो रीजन्स और इन्हीं दो एरियाज के बीच में बेटा। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, शाबाश, दिस इज कॉल्ड एज कास्टिंग ऑफ डैम्स बेटा। ये समझ आया ना, ये क्लियर हुआ। तो प्रेपरेशन ऑफ कास्टिंग ट्रे में सबसे पहले हमने ट्रे ली, ट्रे के बाद हमने इलेक्ट्रोड्स को सेट किया, इलेक्ट्रोड्स को सेट करने के बाद बेटा हमने कॉम्बिंग करी,
कॉम्बिंग के बाद हमने कास्टिंग करी, और कास्टिंग एंड कॉम्बिंग का फायदा क्या है? कास्टिंग का फायदा है जेल को बेटा एक जगह पे रोके रखना। कॉम्बिंग का फायदा क्या है बेटा कि जब वो कॉम्ब जेल के अंदर जाएगा, जिस जगह पे वो एंटर करेगा बेटा, वो उस जगह पे क्या करेगा शाबाश, इट विल क्रिएट, वो उस जगह पे क्या करेगा शाबाश, इट विल क्रिएट वेल्स इन द, शाबाश, वेल्स इन द जेल प्लेट बेटा। और वो वेल का क्रिएट होना हमारे लिए बहुत जरूरी है, बिकॉज उन्हीं वेल्स के अंदर बाद में हम क्या करते हैं शाबाश, अपने सैंपल्स को ऐड कर देते हैं बेटा। आई होप यहां तक तो क्लियर हो गया, क्लियर है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब हमारा बेटा यहां पे पूरा प्रोसेस कंप्लीट है। हमने कास्टिंग ट्रे एकदम रेडी रखी है बेटा, क्लियर है ना। नाउ कास्टिंग ट्रे अगर मैंने रेडी रखी है, ठीक है ना, कास्टिंग ट्रे को रेडी करने के समय, ठीक है, उससे पहले मैंने किसको रेडी किया था बेटा, मैंने जेल को रेडी किया था, याद है ना। एक बेंच के ऊपर हम जेल को तैयार कर रहे थे, एक बेंच के ऊपर हम ट्रे को तैयार कर रहे थे, ठीक है। जेल भी तैयार हो चुकी है और ट्रे भी तैयार हो चुकी है, क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, जेल एंड ट्रे को मिला देंगे बेटा, क्लियर है ना। सो मतलब जो जेल मैंने बनाया था, अब मैं उसको ऐड करूंगा बेटा किसके अंदर शाबाश, अपनी इस ट्रे के अंदर बेटा। ये समझ आ रहा ना। अब मैं उस जेल को किस में ऐड कर दूंगा, अपनी इस ट्रे में ऐड कर दूंगा। ये समझ आया ना। और मेरा जेल अभी कहां पे बेटा, वो वाटर बाथ के अंदर है, तो मैं वाटर बाथ का ढक्कन उठा दूंगा और वहां से किसको निकाल दूंगा, जेल को बाहर निकाल दूंगा, क्लियर है। नाउ जब मैं जेल को बाहर निकालूंगा ना, जेल को बाहर निकालते समय, ठीक है ना, उसको ट्रे में ऐड करने से पहले, जेल को बाहर निकालते समय उसको ट्रे में ऐड करने से पहले मैं इस जेल के अंदर बेटा एक स्पेशल केमिकल को ऐड कर दूंगा, ठीक है ना। मैं इस ट्रे के अंदर, इस जेल के अंदर एक स्पेशल केमिकल को ऐड कर दूंगा, जिस केमिकल को हम नाम देते इथिडियम ब्रोमाइड बेटा, क्लियर है। सो मतलब अब एडिशन ऑफ जेल से पहले, सुनना ध्यान से, यहां हम एडिशन ऑफ जेल करेंगे, ठीक है ना, एडिशन ऑफ जेल ऑन द ट्राई बेटा। बट बिफोर एडिशन ऑफ जेल ऑन द ट्राई हम क्या करेंगे, हम जेल, ये दिख रहा है ना, ये हमारा जेल है बेटा, ये हमारी जेल बनी हुई है, ठीक है, और ये इथिडियम ब्रोमाइड की बोतल है। तो हम इथिडियम ब्रोमाइड को बेटा ऐड करते हैं किसमें, जेल में बेटा, ठीक है। सो इथिडियम ब्रोमाइड इज एडेड ऑन द जेल, इथिडियम ब्रोमाइड एडिशन ऑन जेल बेटा, क्लियर है ना। अब ये क्यों ऐड करते हैं, इसका आंसर आपको नहीं मिलेगा अभी, बिकॉज मैं इसको सरप्राइज रख रहा हूं। इसका आंसर आपको एंड पे मिलेगा बेटा। बट अभी प्लीज याद रखिए कि हम इथिडियम ब्रोमाइड को किसी रीजन की वजह से, ठीक है ना, जेल प्लेट के अंदर जेल को डालने से पहले हम इसको क्या करते हैं, जेल में ऐड कर देते हैं बेटा, क्लियर है ना। और इसको ऐड किया जाता है बेटा अंडर स्पेशल केयर, ठीक है ना, अंडर स्पेशल सर्कमस्टेंसेस बेटा, बिकॉज इथिडियम ब्रोमाइड अपने अंदर एक कार्सिनोजेनिक एजेंट है, और अगर ये फैल गया बेटा इट कैन लीड टू द कैंसर। इस वजह से हम इसको एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में क्या करते हैं, जेल के अंदर ऐड करते हैं। जो आपको यहाँ पे apparatus दिख रहा है बेटा, ठीक है ना, यूवी apparatus है, तो हम यूवी apparatus के अंदर ही इसको क्या करते हैं, जेल में ऐड कर देते हैं, क्लियर है। तो जब हम एक बार इथिडियम ब्रोमाइड को जेल में मिक्स करेंगे, तो मिक्सिंग के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बेटा शाबाश, पोरिंग ऑफ जेल बेटा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या है शाबाश, पोरिंग ऑफ जेल बेटा, किसके अंदर शाबाश, इनटू कास्टिंग ट्रे बेटा। तो अब हम जेल को किस में डालेंगे शाबाश, कास्टिंग ट्रे में डालेंगे, क्लियर है। बिटवीन, जल्दी जल्दी शाबाश, बिटवीन कास्टिंग डैम्स बेटा, बिटवीन कास्टिंग डैम्स, दिख रहा है आपको पिक्चर मैंने इसलिए ऐड करी है बेटा। तो अब मैंने क्या किया, जिस जेल के अंदर मैंने इथिडियम ब्रोमाइड को ऐड करके रखा हुआ है, अब उस जेल को मैं उठा के बेटा किस में डाल रहा हूं, जरा ध्यान से देख, किस में डाल रहा हूं शाबाश, जेल प्लेट में डाल रहा हूं या शाबाश कास्टिंग ट्रे में डाल रहा हूं बेटा। ये समझ आया ना। नाउ वंस द जेल इज ड्रॉप्ड बेटा, ठीक है, इनटू द कास्टिंग ट्रे, आपको मैंने ऑलरेडी बोल दिया बेटा, कास्टिंग ट्रे के अंदर मैंने शुरुआत में किसको ऐड करके रखा है, कॉम्ब को ऐड करके रखा हुआ है। तो जब ये जेल फैलेगा ये कॉम्ब की गैप्स के बीच में से जाएगा, ठीक है, पीछे इनको रोकेंगे बेटा कास्टिंग डैम्स, और फाइनली हमारा जेल प्लेट कहां बनेगा, बिटवीन द कास्टिंग प्लेट्स बनेगा, समझ आया। तो फाइनली इस पिक्चर के अंदर अगर ध्यान से देखेंगे तो इस पिक्चर के अंदर हमारा क्या तैयार हो चुका है शाबाश, जेल प्लेट तैयार हो चुका है बेटा बिटवीन द कास्टिंग डैम्स बेटा, ठीक है ना, जेल। तो यहां क्या बन चुका है शाबाश, जेल प्लेट प्रिपेयर्ड बेटा, जेल प्लेट प्रिपेयर्ड बेटा। तो ये हमारा जेल प्लेट बन चुका है, ये क्लियर हुआ। और जैसे जेल प्लेट बनेगा तो अब हम क्या करेंगे, हम कास्टिंग ट्रे को एंड कॉम्ब को क्या करेंगे बेटा शाबाश, बाहर निकालेंगे, ठीक है, डी कॉम्बिंग करेंगे, मतलब रिमूवल ऑफ शाबाश, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोफोरेटिक कॉम्ब, एंड क्या करेंगे शाबाश, रिमूवल ऑफ कास्टिंग डैम्स बेटा।
तो हम कास्टिंग डैम्स को भी रिमूव करेंगे, कास्टिंग डैम्स रिमूव्ड बेटा, ठीक है। और डिकॉम्बिंग की वजह से क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ सैंपल वेल्स बेटा। अब इसके बाहर निकालने से क्या बनेंगे शाबाश, सैंपल वेल्स बनेंगे। अगर आप ध्यान से देख पा रहे पिक्चर को, ये कॉम बाहर गया, ये कास्टिंग डैम्स बाहर गए, और अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो इधर क्या बन रहा है बेटा, मैं थोड़ा हाईलाइट करता हूं, ये बन गए आपके क्या शाबाश, ये बन गए आपके सैंपल वेल्स बेटा। दिख रहा है ना, 4 सैंपल वेल्स का फॉर्मेशन हुआ, और इन्हीं वेल्स के अंदर बाद में मैं किसको डाल दूंगा, अपने डीएनए सैंपल को डाल दूंगा बेटा। ये क्लियर हो गया ना, ये समझ आया। नेक्स्ट फाइनली यहां पे हमारा पूरा जेल प्लेट बन चुका है, ठीक है। और ये आपके क्या, जरा ध्यान से, 1 2 3 4, ये आपके बन गए 4 सैंपल वेल्स, और ये आपका क्या है बेटा, पूरा का पूरा जेल प्लेट तैयार है। ये आपका जेल प्लेट तैयार है बेटा, जेल प्लेट रेडी, ठीक है। ये आपका नेगेटिव इलेक्ट्रोड और ये आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, ठीक है ना। और ये सब कुछ किसके अंदर हो रहा है शाबाश, ये हो रहा है इनसाइड कास्टिंग ट्रे बेटा, इनसाइड कास्टिंग ट्रे। ये क्लियर हुआ। नाउ जब एक बार मेरा जेल प्लेट एकदम रेडी हो जाएगा बेटा, ठीक है, अब इस जेल प्लेट के अंदर मेरे को क्या करनी है, थोड़ी देर बाद करंट जनरेट करनी है, मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करना है। तो वो करंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करने के लिए मेरे को आयॉन्स चाहिए बेटा, है ना। तो वो आयॉन्स का फॉर्मेशन करने के लिए मैं इसमें अगेन क्या कर दूंगा बेटा, मैंने याद बोला था शुरुआत में 2 बार बफर ऐड करते हैं, अब मैं अगेन इसमें क्या करूंगा, एडिशन ऑफ बफर बेटा, ठीक है ना। तो अगेन हम इसमें ऐड करेंगे एडिशन ऑफ बफर, बफर सेम रहेगा, ठीक है, एडिशन ऑफ बफर बेटा, TAE एंड TBE बेटा, ये बफर हम ऐड करेंगे। अब ये बफर का काम क्या है बेटा, ठीक है, शुरुआत में बोल चुका हूं, पहला ये मेंटेन करेगा पीएच को बेटा, ठीक है, मेंटेन पीएच, ये दोनों के पीएच को मेंटेन करेगा। अभी जेल के पीएच को मेंटेन करेगा और बाद में डीएनए के सैंपल का पीएच मेंटेन करेगा, ठीक है। दूसरा बेटा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करने के लिए आयॉन्स हमें देगा, ठीक है, आयॉन्स फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, या मैं आयॉन्स देगा इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, आयॉन्स फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन, जो बफर आप इस ट्रे में डाल रहे हो, देखो बफर आप ट्रे में डाल रहे हो बेटा, ठीक है, या मैं आयॉन्स प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा बेटा ये आने वाले डीएनए सैंपल को डिनेचुरेशन से बचाएगा, डीएनए डिनेचुरेशन प्रिवेंशन बेटा, प्रिवेंशन बेटा, क्लियर है ना। और इसके अलावा ये डीएनए के चार्ज को मेंटेन करेगा, डीएनए चार्ज मेंटेन्ड। तो शुरुआत में हमने बफर यूज किया था, बिकॉज शुरुआत वाले बफर का काम क्या था, शुरुआत वाले बफर का काम था जेल को क्या करना है बेटा, बचाना, समझ आया। दोबारा हम बफर क्यों ऐड कर रहे हैं, अब इसका पहला काम सेम रहेगा कि भैया ये आपके जेल को क्या करेगा, बचा देगा किसी भी चेंज से, बट इसके अलावा ये आने वाले डीएनए सैंपल को भी बचा देगा। और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बेटा, जब आप करंट को ऑन कर दोगे, स्विच को ऑन कर दोगे, तो जो करंट मूव करेगी फ्रॉम नेगेटिव इलेक्ट्रोड टू द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड बेटा, या बिटवीन द इलेक्ट्रोड जो करंट मूव करेगी, उस करंट की मूवमेंट के लिए बेटा जो आयॉन चाहिए हमें, वो आयॉन्स हमें कौन प्रोवाइड करता है बेटा, ये वाला बफर प्रोवाइड करता है, समझ आया ना। और बफर यहां सेम रहेगा, बफर कौन होगा शुभाष, अगेन TAE एंड TBE बफर बेटा, समझ आया। तो ये बफर बेटा आप ये ध्यान से, ये आपको जेल प्लेट दिख रहा है ना। सो अब इस जेल प्लेट के चारों तरफ बेटा, मैं व्हाइट में इसको येलो में हाईलाइट कर देता हूं। अब इस जेल प्लेट के चारों तरफ बेटा, ठीक है ना, टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोड्स या इन गैप्स के बीच में, इस जेल के ऊपर बेटा, ठीक है ना, ये इधर भी, और इंक्लूडिंग इस जेल के ऊपर बेटा, ठीक है, हर जगह आपको क्या दिखाई देगा, हर जगह आपको बफर दिखाएगा। सो मतलब एक तरीके से हम जेल प्लेट को डुबा देते हैं बेटा, किसके अंदर, बफर के अंदर। क्यों, रीजंस मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए बेटा, क्लियर है। तो इस तरीके से हमारी कास्टिंग ट्रे क्या होगी बेटा, तैयार होगी। तो हमारे 2 स्टेप्स कंप्लीट हो गए। इलेक्ट्रोफोरेसिस का पहला स्टेप हमने जेल कैसे बनाया वो सीखा, और दूसरा हमने कास्टिंग ट्रे को कैसे बनाया वो सीखा, और फाइनली कास्टिंग ट्रे के अंदर जेल को डालने के बाद हमने क्या क्या स्टेप्स करे बेटा, वो भी हमने सीख लिए बेटा, क्लियर हो गया ना। सो दीज आर द कंप्लीशन ऑफ 2 स्टेप्स बेटा, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, क्लियर है। नाउ अगर हमने 2 स्टेप समझ लिए, ये 2 स्टेप्स हम क्यों कर रहे थे बेटा, ये 2 स्टेप्स हम इसलिए कर रहे थे ताकि हम अपने डीएनए सैंपल को क्या कर सके बेटा, लोड कर सके। तो फाइनली जो नेक्स्ट स्टेप आने वाला है बेटा, दैट विल बी द लोडिंग ऑफ डीएनए सैंपल्स। हम डीएनए सैंपल को लोड कैसे करते हैं, ठीक है, क्या क्या चीजें ड्यूरिंग लोडिंग हम करते हैं, किन चीजों का ध्यान रखते हैं,
कैसे एनालिसिस करते हैं वो हम नेक्स्ट स्टेप में पढ़ने वाले हैं। तो आई होप यहां तक सबको समझ आ गया, आपने साथ साथ लिख भी दिया बेटा। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ बेटा, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज लोडिंग ऑफ सैंपल्स, या इस केस में हम बोल सकते हैं लोडिंग ऑफ डीएनए सैंपल बेटा। ये क्लियर हुआ ना? नाउ लोडिंग ऑफ डीएनए सैंपल थोड़ा सा टफ प्रोसेस है बट इंपॉर्टेंट प्रोसेस है बेटा। नाउ लोडिंग ऑफ डीएनए सैंपल के अंदर सबसे पहले हम क्या सुना, प्लीज आंसर। लोडिंग ऑफ डीएनए सैंपल्स के अंदर हमें जिस डीएनए को सेपरेट कराना है, ठीक है ना, दैट कैन बी वन सैंपल, दैट कैन बी मल्टीपल सैंपल्स, दैट कैन बी वन सैंपल और दैट कैन बी मल्टीपल सैंपल्स, ठीक है ना। जितने भी आपके सैंपल्स होंगे उस हिसाब से आप वेल्स बना देते हो। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे अभी के एक्सपेरिमेंट में मेरे पास 3 सैंपल्स है, तो मैंने वेल्स भी कितने बनाए बेटा? 3 बनाए। ऑल्दो मैंने पिक्चर में 4 दिखाए, चौथा क्या है वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, टेंशन मत लो। मेरे को सेपरेट करने के लिए सैंपल्स 3 है, तो इसलिए मैंने सैंपल के लिए बेटा 3 वेल्स बनाए और एक एक्स्ट्रा वेल बनाया। क्यों? उसका आंसर आपको थोड़ी देर बाद मिलने वाला है। नाउ जब मैं वेल्स बनाने के बाद इन वेल्स में डीएनए सैंपल को डाल दूंगा, करंट को ऑन कर दूंगा, इलेक्ट्रोफोरेसिस शुरू हो जाएगी, डीएनए सैंपल मूव करने शुरू हो जाएंगे। मैं डीएनए सैंपल को अनफॉर्चुनेटली देख नहीं सकता हूं। ये बात सुनना प्लीज आंसर, मैं क्या कहना चाहता हूं, ठीक है। फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूं। मैंने डीएनए सैंपल ले लिए 1 2 3 4 जितने भी एक्सवाइजेड कोई भी सैंपल है, ठीक है। सैंपल को मैंने फाइनली वेल के अंदर ड्रॉप कर दिया, ठीक है ना। वेल्स में मैंने सैंपल्स को डाल दिया। वेल्स में सैंपल्स को डालने के बाद मैंने मशीन को ऑन कर दिया। मशीन को ऑन करने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड बना। इलेक्ट्रिक फील्ड बना तो ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ने मेरे इन डीएनए सैंपल्स को सेपरेट करना शुरू कर दिया। क्लियर है? लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये सेपरेट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, या ये सेपरेट होते होते कहां पहुंच गए, ये एंड पे पहुंच गए कि पहले ही रुक गए बेटा, वो सारी चीजें मेरे को अपनी आंखों से नहीं दिखाई दे सकती है। रीजन उसके पीछे क्या है? रीजन ये है कि डीएनए सैंपल बेटा कलरलेस होता है। डीएनए का कोई पर्टिकुलर कलर है ही नहीं बेटा, आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं। सो अब मेरे को कोई ऐसी चीज चाहिए बेटा सैंपल्स को लोड करने से पहले जो मैं सैंपल के अंदर ऐड कर दूं, और उसकी एडिशन से बेटा जब ये मूव करेगा ना जेल प्लेट पे, तो मेरे को कुछ दिखना चाहिए ऊपर बेटा मूव करते हुए, ताकि मैं आइडिया लगा सकूं कि मेरा डीएनए सैंपल सेपरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है बेटा। आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं ना। सो फॉर दिस विजुअलाइजेशन कि जेल प्लेट पे मेरे को दिखना चाहिए कि डीएनए सैंपल आगे जा रहा है कि नहीं जा रहा, करंट आगे बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, हम अपने डीएनए सैंपल्स के ऊपर 2 चीजों को ऐड करते हैं बेटा। समझ आया ना? 2 चीजों को ऐड करते हैं। एक को हम बोलते हैं ग्लाइसरॉल, दूसरे को हम बोलते हैं ब्रोमोफिनॉल ब्लू बेटा, ठीक है। ग्लाइसरॉल का काम क्या है? मैंने आपको अभी भी बोला कि आपके जेल प्लेट पे मैंने बफर डाल दिया, याद है ना, मैंने जेल प्लेट पे बफर डाल दिया था, और बफर डालने की वजह से बेटा आपकी पूरी जेल प्लेट पे क्या आ चुका है बेटा, मान के चलो पानी आ चुका है या बफर आ चुका है। अगर मैंने डीएनए सैंपल वेल में ऐड कर दिया, पॉसिबिलिटी है ना कि भैया ये डीएनए सैंपल वेल से निकल के बफर के ऊपर आ जाएगा, और बफर के ऊपर आके बेटा पूरे बफर प्लेट पे फैल जाएगा। तो हम चाहते हैं बेटा कि कोई ऐसी चीज हम अपने सैंपल में ऐड करें जो डीएनए की डेंसिटी को बढ़ा देगा, जो डीएनए को बेटा वेल से बाहर नहीं आने देगा। फॉर दैट डेंसिटी इंक्रीज बेटा मैं ग्लाइसरॉल को ऐड कर देता हूं। क्या कर देता हूं? ग्लाइसरॉल को ऐड कर देता हूं। तो मैं इधर समझा देता हूं आपको, ये नजर रखिए ध्यान से। तो हमारा प्रोसेस ऐसे चलेगा, ठीक है ना। इस एरो का आप ख्याल रखेंगे प्लीज, ठीक है। सो ये मेरे पास देखो ध्यान से, ये मेरे पास इधर डीएनए सैंपल्स है, ठीक है, और ये मेरे पास बेटा टेस्ट ट्यूब्स है, और इन टेस्ट ट्यूब के अंदर बेटा ऑलरेडी क्या ऐड करके रखा है बेटा, हमने डीएनए ऐड करके रखा है। इधर भी डीएनए सैंपल है, मैं डी लिख देता हूं। ये डीएनए सैंपल 1 है, ये डीएनए सैंपल 2 है, और ये डीएनए सैंपल 3, ठीक है। नाउ मेरे को इन डीएनए सैंपल्स को बेटा, ठीक है, इस मशीन से उठा के किस में डालना है बेटा सुभाष? मेरे को वेल्स में डालना है। लेकिन वेल में डालने से पहले बेटा मैं इन डीएनए सैंपल्स की क्या करता हूं? डेंसिटी बढ़ाता हूं, ठीक है। इधर मैं लिख देता हूं, हम इनकी डेंसिटी को इंक्रीज करते हैं। क्लियर है? डेंसिटी को क्यों इंक्रीज करते हैं भैया? ये वेल प्लेट से बाहर नहीं आने, या वेल से बाहर नहीं आने चाहिए, और डेंसिटी इंक्रीज करने के लिए मैं क्या ऐड करता हूं? ग्लाइसरॉल ऐड कर देता हूं। हो गया पहला काम कंप्लीट। दूसरा बेटा, ठीक है, अब जब मैं सैंपल्स को बेटा रन करवाऊंगा ना जेल प्लेट पे, मेरे को रन करते समय दिखने चाहिए कि भैया मेरा डीएनए आगे जा रहा है। वो विजुअलाइजेशन के लिए बेटा मैं ऐड करता हूं और एक केमिकल को, ठीक है, फॉर विजुअलाइजेशन। ना इधर मैं ऐड करता हूं, सो यहां एरो लगा देंगे ऐसे, तो यहां बेटा विजुअलाइजेशन के लिए मैं ऐड करता हूं एक केमिकल को बेटा, ठीक है ना। दिस केमिकल इज कॉल्ड एज ब्रोमोफिनॉल ब्लू बेटा। दिस इज कॉल्ड एज ब्रोमोफिनॉल
फिनॉल ब्लू बेटा, ब्रोमोफिनॉल ब्लू बेटा। ये क्लियर हुआ? नजर रखिए ध्यान से। तो ये मेरे टेस्ट ट्यूब है जिनके अंदर डीएनए सैंपल है। तो सबसे पहले मैंने इन टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या ऐड कर दिया बेटा शाबाश, इसमें भी ग्लाइसरॉल ऐड कर दिया, इसमें भी ग्लाइसरॉल ऐड कर दिया और इसमें भी ग्लाइसरॉल ऐड कर दिया। क्लियर है? ग्लाइसरॉल ऐड करने के बाद ठीक है ना, मैंने इन तीनों के अंदर क्या ऐड कर दिया शाबाश, ब्रोमोफिनॉल ब्लू ऐड कर दिया, अगेन ब्रोमोफिनॉल ब्लू ऐड कर दिया, अगेन ब्रोमोफिनॉल ब्लू ऐड कर दिया। ठीक है? ग्लाइसरॉल ऐड करने का रीजन क्या है कि हम मॉलिक्यूल की डेंसिटी बढ़ाना चाहते हैं ताकि वो बोतल में ही रहे, वो बोतल से बाहर ना आए बेटा जब उसके ऊपर मैं बफर डाल दूं। क्लियर है? ब्रोमोफिनॉल ब्लू ऐड करने का रीजन क्या है बेटा कि जब मैं जेल प्लेट के ऊपर, ये मैं आगे आपको पिक्चर भी दिखाऊंगा, जब मैं जेल प्लेट के ऊपर बेटा, ठीक है, ये मान के चलो फॉर एग्जांपल ये जेल प्लेट है ऐसे, ठीक है, ये हमारा जेल प्लेट है बेटा, जब मेरे जेल प्लेट के ऊपर करंट के आने से डीएनए मॉलिक्यूल नेगेटिव से निकल के पॉजिटिव एंड की तरफ मूव करना शुरू करेगा, तो वो मूवमेंट मेरे को दिखनी चाहिए ऊपर कि भैया मूव कुछ कर भी रहा है कि मैं फालतू में 1 घंटे का वेट कर रहा हूं। तो उस मूवमेंट को देखने के लिए बेटा मैं एक केमिकल को ऐड करता हूं जो केमिकल नेगेटिवली चार्ज होता है। ठीक है ना? और इसको मैं नेगेटिव इलेक्ट्रोड से बेटा जब मूव करवाऊंगा ना टुवर्ड्स पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, ये केमिकल एक साथ मूव करेगा और जब ये एक साथ मूव करेगा ना तो आपको दिखेगा जेल प्लेट पे एक तरीके से एक पिंक कलर की लाइन मूव कर रही है। आप अंडरस्टैंड करें ना? तो ये लाइन पिंक कलर की बेटा मूव करना शुरू करेगी नेगेटिव से और चलते 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 कहां जाएगी बेटा? पॉजिटिव की तरफ जाएगी। समझ आया? इसका और एक फायदा ये भी है बेटा, इमेजिन कर लो फॉर एग्जाम्पल, ये ऐसे आप समझिए, इमेजिन कर लीजिए फॉर एग्जाम्पल मेरे को रेस लगानी है, समझो ध्यान से, मेरे को बोर्ड के इस एंड से बेटा रेस लगानी है बोर्ड के इस एंड तक बेटा, ये मेरा फिनिशिंग पॉइंट है। क्लियर है? अगर मैंने फिनिशिंग पॉइंट को पार करके बेटा और आगे चला गया तो उसमें कोई फायदा नहीं है बेटा। सेम हमारे डीएनए सैंपल के साथ है, जब मेरा डीएनए सैंपल नेगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव की तरफ जाएगा ना, अगर मैंने उसको बेटा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर रोका नहीं, आप अंडरस्टैंड, रोक कैसे सकते हैं? करंट को ऑफ करके बेटा, तो मेरा डीएनए सैंपल जेल प्लेट से बाहर चला जाएगा। ये समझ लो बेटा। सो ब्रोमोफिनॉल ब्लू बेटा हमको 2 तरीके से हेल्प करता है। पहला कि हमको बताता है कि भाई इलेक्ट्रोफोरेसिस चल रही है कि नहीं चल रही, बिकॉज ये डीएनए सैंपल के आगे आगे चलेगा, बिकॉज इसका साइज डीएनए सैंपल के कंपैरिजन में बहुत कम है, तो ऑटोमेटिकली डीएनए सैंपल जो सबसे छोटा होगा ना उससे भी आगे चलेगा। दूसरा फायदा क्या है बेटा कि जब डीएनए सैंपल जेल प्लेट पे चलेंगे ना, मेरे को डीएनए नहीं दिखाई दे रहा है, मेरे को ब्रोमोफिनॉल ब्लू की लाइन दिखाई दे रही है। जब वो लाइन जेल प्लेट के एंड पे पहुंचेगी ना तो मैं उधर ही करंट को या स्विच को ऑफ कर दूंगा, बिकॉज एंड पे पहुंचने का मतलब कि मेरी सेग्रीगेशन या मेरा सेपरेशन डीएनए का कंप्लीट हो चुका है। अब ये सैंपल डीएनए से बाहर, अब ये सैंपल जेल से बाहर नहीं जाना चाहिए बेटा। तो उस रेस्ट्रिक्शन में भी कौन मदद करता है? शाबाश, अगेन ब्रोमोफिनॉल ब्लू करता है बेटा। ठीक है? तो ये मदद करता है बेटा किसमें शाबाश? रेस्ट्रिक्शन में। रेस्ट्रिक्शन मतलब रोकने में बेटा। किसको रोकने में? डीएनए सैंपल को जेल प्लेट से बाहर से रोकने में ये क्या करता है? मदद करता है। ये समझ आया? तो ये हो गया हमारे 2 स्टेप्स कंप्लीट बेटा। तीसरा इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है बेटा, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, दैट इज एडिशन ऑफ डीएनए लैडर बेटा। ठीक है ना? एडिशन ऑफ डीएनए लैडर, ये इंपॉर्टेंट। ठीक है? एडिशन ऑफ डीएनए लैडर, डीएनए लैडर, ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप प्लीज समझिए ध्यान से। एडिशन ऑफ डीएनए लैडर बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है? ये सुनना ध्यान से। सो मतलब अभी मेरे टेबल के ऊपर एक ग्लाइसरॉल प्लस ब्रोमोफिनॉल ब्लू का ये है इंजेक्शन है। दूसरा इसी टेबल पे मेरे पास 3 डीएनए सैंपल्स के इंजेक्शन है, डीएनए सैंपल 1, डीएनए सैंपल 2, डीएनए सैंपल 3, जिनको मैं सेपरेट करना चाहता हूं। तीसरा इंजेक्शन बेटा मेरे पास होता है डीएनए लैडर का, ये समझना ध्यान से। ठीक है? यहां आपको 3 ट्यूब दिख रहे हैं ना, ट्यूब नंबर 1, ट्यूब नंबर 2, ट्यूब नंबर 3, 4 ट्यूब दिख रहे हैं। ट्यूब नंबर 1, ट्यूब नंबर 2, ट्यूब नंबर 3, ट्यूब नंबर 4। 3 ट्यूब्स के अंदर क्या है बेटा? 3 ट्यूब्स के अंदर है 3 डीएनए सैंपल्स। क्लियर है? चौथा जो थोड़ा सा अलग कलर का ट्यूब आपको दिख रहा है बेटा, इसमें क्या होता है? इसमें भी डीएनए ही होता है, बट उस डीएनए सैंपल को हम डीएनए लैडर बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? डीएनए लैडर। नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस डीएनए लैडर, वो आप प्लीज आंसर सुनिए। ठीक है? डीएनए लैडर के अंदर बेटा मैंने डीएनए मॉलिक्यूल ऐड करके रखे होते हैं। मान के चलो ये डीएनए मॉलिक्यूल 1 है, ठीक है, लैडर के अंदर ये डीएनए मॉलिक्यूल 2 है, ठीक है, ये डीएनए मॉलिक्यूल 3 है, ये डीएनए मॉलिक्यूल 4 है, ये डीएनए मॉलिक्यूल 5 है और ये डीएनए मॉलिक्यूल 6। ठीक है? ये मेरे डीएनए लैडर के अंदर डीएनए मॉलिक्यूल्स मैंने ऐड करके रखे, मतलब उमर सर ने ऐड करके रखे, और मेरे को ऑलरेडी पता है बेटा कि इन डीएनए मॉलिक्यूल्स की साइज क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूं ये 1200 बेस पेयर का डीएनए मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये 1100 बेस पेयर का डीएनए मॉलिक्यूल है, ये 1000 बेस पेयर का डीएनए मॉलिक्यूल है, ये 900 बेस पेयर का डीएनए मॉलिक्यूल है, ये 800 बेस पेयर का डीएनए मॉलिक्यूल है, ये 700 बेस पेयर का डीएनए मॉलिक्यूल है।
तो मतलब इन डीएनए मॉलिक्यूल साइज मेरे को ऑलरेडी पता है। आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं ना, जो मेरा ऑरेंज कलर का इंजेक्शन है, उस ऑरेंज कलर के इंजेक्शन के अंदर मैंने 5-6 डीएनए सैंपल्स ऐड करके रखे हैं और उनका साइज मेरे को शुरुआत से ही पता है कि भैया ये डीएनए सैंपल इस साइज का है, ये इस साइज का है, ये इस साइज का है, ये इस साइज का और ये इस साइज का है बेटा। ये क्लियर है ना? तो इनका साइज हमारे लिए नून है कि अननून है बेटा? इनका साइज हमारे लिए नून है। सो दोज डीएनए सैंपल्स, ठीक है ना, जिनका हमारे पास साइज ऑलरेडी पता होता है, बिकॉज वो सैंपल्स हमने लैब में खुद प्रिपेयर करे हैं, ऐसे डीएनए सैंपल्स को हम क्या बोलते हैं? दे आर कॉल्ड एज डीएनए लैडर्स बेटा। नाउ डीएनए लैडर का फंक्शन क्या है? डीएनए लैडर का फंक्शन ये सुनना प्लीज ध्यान से, ठीक है? ये मान के चलिए फॉर एग्जांपल आपका जेल प्लेट है इधर, ये मान के चलिए फॉर एग्जांपल ये आपका जेल प्लेट है इधर बेटा, ठीक है ना? जो सबसे पहला वेल होगा ना जेल प्लेट का, इधर मान के चलो फॉर एग्जांपल मैं ऐसे दिखाता हूं आपको, ये है वेल नंबर 1, ये है वेल नंबर 2, ये है वेल नंबर 3 और ये है वेल नंबर 4। ये आपको 4 वेल्स दिख रहे हैं बेटा, ठीक है ना? अच्छा हो गया आज ऑफलाइन क्लास नहीं थी, बिकॉज फिर इतना नहीं पढ़ पाते आप, ठीक है? ये जरा ध्यान से देख, ठीक है? ये आपको 4 वेल्स दिख रहे हैं, ठीक है? ये है वेल नंबर 1, 2, 3 एंड 4। जो वेल नंबर 1 होता है ना बेटा, इसमें हम ऐड करते हैं डीएनए लैडर के डीएनए सैंपल को। वेल नंबर 1 में हम ऐड करते हैं बेटा किसको? डीएनए लैडर के डीएनए सैंपल। क्लियर है? नाउ जब आप इलेक्ट्रोफोरेसिस कराओगे तो सबसे ऊपर बेटा 1200 वाला आएगा डीएनए बैंड, है ना? फिर उसके बाद 1100 वाला आएगा, फिर उसके बाद 1000 वाला आएगा, फिर उसके बाद 900 वाला आएगा, फिर 800 वाला आएगा, फिर 700, फिर 600, फिर 500, फिर 300, 400, 200 डैश एंड डैश, ठीक है? सो जब ये डीएनए सैंपल्स बेटे, सुनिए प्लीज ध्यान से, जब ये डीएनए सैंपल्स, ठीक है ना, जो आपने कहां पे ऐड करे, जब ये डीएनए सैंपल जो आपने कहां पे ऐड करे बेटा शाबाश, जो आपने ऐड करे किसमें? वेल नंबर 1 में। जिन डीएनए सैंपल्स को हमने क्या बोला? डीएनए लैडर बोला बेटा। जब ये सेग्रीगेट होंगे ना इलेक्ट्रोफोरेसिस से, तो इनका साइज आपको ऑलरेडी पता है कि भैया 1200 वाला कौन सा है, 600 वाला कौन सा है, 400 वाला कौन सा है। अब इनसे हमारा फायदा क्या है वो जरा ध्यान से देखो, नजर रखिए ध्यान से। इमेजिन कर लो कि आपका एक डीएनए बैंड सैंपल नंबर, ये डीएनए सैंपल 1 है बेटा, वो रुक गया बेटा इस जगह पे, मान के चलो वो इस जगह पे रुक गया, ठीक है? और दूसरा बैंड बेटा आपको रुक गया इस जगह पे डीएनए सैंपल 1 में, ठीक है? डीएनए सैंपल 2 में बेटा एक बैंड इधर रुक गया, एक डीएनए मॉलिक्यूल इधर रुक गया और एक डीएनए मॉलिक्यूल इधर रुक गया, समझने के लिए, ठीक है? डीएनए सैंपल 3 में एक डीएनए मॉलिक्यूल इधर रुक रहा है बेटा, एक डीएनए मॉलिक्यूल इधर रुक रहा है, समथिंग लाइक दिस, ठीक है? फायदा क्या है बेटा कि जो मॉलिक्यूल 1200 के नजदीक रुकेगा ना, उसका साइज ऑटोमेटिकली कितना होगा? 1200 होगा। जो मॉलिक्यूल 1100 के सामने रुकेगा उसका साइज ऑटोमेटिकली कितना होगा? 1100 होगा। जो मॉलिक्यूल 800 के सामने रुकेगा उसका साइज ऑटोमेटिकली कितना होगा? 800 होगा। सो मतलब डीएनए लैडर हमको बेटा रेफरेंस में मदद करता है। मैंने दिखाया था रेफरेंस मॉलिक्यूल, ये किस चीज के रेफरेंस में मदद करता है? ये हमें मदद करता है टू गेट द आइडिया कि भैया मेरे सामने जो बैंड बना हुआ है डीएनए का, अगर वो मेरे 1100 के सामने रुका है उसका साइज भी 11 है, अगर वो मेरे 300 के सामने रुका है तो उसका साइज भी क्या है बेटा? 300। ये समझ आया ना? सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डीएनए लैडर बेटा? अगर मैं आपसे पूछूं डीएनए लैडर का फंक्शन क्या है, तो डीएनए लैडर का फंक्शन ये है बेटा कि ये हमें हेल्प करता है किस चीज में शाबाश? इन द एनालिसिस ऑफ, शाबाश, इन द एनालिसिस ऑफ सैंपल डीएनए मॉलिक्यूल्स बेटा, सैंपल डीएनए मॉलिक्यूल्स इन कंपैरिजन टू द डीएनए लैडर मॉलिक्यूल्स। समझ आ रही है? आपको यहां पे दिख रहा है ना डीएनए लैडर मॉलिक्यूल्स बेटा, ठीक है ना? तो यहां पे हम करेंगे एडिशन ऑफ डीएनए लैडर, एडिशन ऑफ डीएनए लैडर बेटा, किसमें शाबाश? इन वेल 1 बेटा। पहले वेल के अंदर हम किसको ऐड करते हैं? डीएनए लैडर को। तो ये मैंने डीएनए लैडर को वेल नंबर 1 में ऐड कर दिया, क्लियर है? फिर उसके बाद डीएनए सैंपल 1, फिर डीएनए सैंपल 2, फिर डीएनए सैंपल 3। लेकिन सबसे पहले लैडर को मैं क्यों ऐड कर रहा हूं? बिकॉज लैडर हमारे लिए रेफरेंस का काम करेगा और इस रेफरेंस के बेसिस पे हम बाद में पता करेंगे कि हमारा डीएनए मॉलिक्यूल जो इस जगह पे रुका हुआ है वो किस साइज का है बेटा। क्लियर हो गया ना? तो ये हमारा क्या होता है शाबाश? एडिशन ऑफ डीएनए सैंपल्स बेटा, क्लियर है? तो फाइनली बेटा मैंने यहां पे वेल नंबर 1 भी फिल कर दिया, वेल नंबर 2 भी, वेल नंबर 3 भी एंड वेल नंबर 4 भी। एंड फाइनली इस पॉइंट पे बेटा आके हमारी क्या हो चुकी है शाबाश? कंप्लीशन ऑफ सैंपल लोडिंग हो चुकी है, कंप्लीशन ऑफ सैंपल लोडिंग बेटा, समझ आया ना? और जैसे हमारा सैंपल लोड हो जाएगा या कंप्लीशन ऑफ लोडिंग हो जाएगी, मैं स्विच को ऑन करूंगा और ऑन करते समय बेटा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एंड नेगेटिव इलेक्ट्रोड एक्टिवेट हो जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। अब शुरू होगा क्या? मूवमेंट ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स
फ्रॉम वन इलेक्ट्रोड टू अनदर इलेक्ट्रोड, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलते हैं। ये क्लियर हुआ? यानी इलेक्ट्रोफोरेसिस हमने टेक्निक का नाम दिया, बट इलेक्ट्रोफोरेसिस में जस्ट इलेक्ट्रोफोरेसिस नहीं है बेटा। इलेक्ट्रोफोरेसिस में जेल का बनाना है, इलेक्ट्रोफोरेसिस में ट्राई का तैयार करना है, इलेक्ट्रोफोरेसिस में सैंपल को लोड करना है, और इन तीन के बाद फाइनली फिर क्या हो जाता है, इलेक्ट्रोफोरेसिस हो जाता है। ये क्लियर हुआ ना? अगर मैं आपको इधर ही दिखा दूं मैं, ठीक है, ये हमारा नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, ये हमारा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, क्लियर है ना? ये हमारे सैंपल्स ऑलरेडी लोडेड है इसमें बेटा। जब मैं करंट को ऑन करूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, इलेक्ट्रोफोरेसिस चलेगी, तो इलेक्ट्रोफोरेसिस से क्या होगा, अब इन वेल से डीएनए मॉलिक्यूल आगे की तरफ बढ़ना शुरू करेंगे। ये समझ आया ना? हर वेल से क्या होगा सुभाष, डीएनए मॉलिक्यूल आगे की तरफ बढ़ना शुरू करेंगे टुवर्ड्स द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड बेटा, क्लियर है ना? यहां पे भी डीएनए मॉलिक्यूल आगे की तरफ बढ़ना शुरू करेगा, इधर भी डीएनए मॉलिक्यूल आगे की तरफ बढ़ना शुरू करेगा, और इधर भी डीएनए मॉलिक्यूल आगे की तरफ बढ़ना शुरू करेगा ना? लेकिन ये जो डीएनए मॉलिक्यूल्स आगे की तरफ बढ़ रहे हैं ना, ये खुले मैदान में आगे बढ़ रहे हैं, ये जल के बीच में से बढ़ रहे हैं, ये जल के बीच में से बढ़ रहे हैं, और हर जगह पे बेटा जब ये जल को पार करेंगे ना, दे आर एक्चुअली क्रॉसिंग द पोर ऑफ जेल्स बेटा, समझ आया? सो ड्यूरिंग दिस मूवमेंट बेटा क्या होगा, आप खुद बताओ अभी जल्दी जल्दी। ड्यूरिंग दिस मूवमेंट क्या होगा कि जिस डीएनए मॉलिक्यूल का साइज बड़ा होगा वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड के नजदीक रुकेगा, उससे छोटा थोड़ा आगे, उससे छोटा और आगे, उससे छोटा और आगे, जो सबसे छोटा होगा वो एकदम पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ आएगा बेटा। आप समझ रहे हो ना? सेम हमारे सैंपल के साथ होगा ना, इसका बड़ा वाला कहीं इधर रुकेगा, उससे छोटा इधर, उससे छोटा इधर, उससे छोटा इधर, उससे छोटा इधर, सेम इधर भी होगा, बड़े आगे रुकेंगे बेटा, ठीक है ना, और छोटे आगे रुकेंगे। इस तरीके से आपका डीएनए क्या हो जाएगा, जल प्लेट के ऊपर सेपरेट हो जाएगा बेटा। ये समझ आ रहा है मैं क्या बता रहा हूं? ये क्लियर हो गया ना? जब ये डीएनए मॉलिक्यूल इस पूरी जल प्लेट पे सेपरेट हो जाएंगे, ड्यूरिंग दिस सेपरेशन प्रोसेस बेटा आगे आगे कौन बढ़ रहा है, ये जरा ध्यान से देखो, आगे आगे कौन बढ़ रहा है, ब्रोमो फिनॉल ब्लू बढ़ रहा है, और जैसे ब्रोमोफिनॉल ब्लू बेटा जल प्लेट के एंड को टच करेगा, आप स्विच को क्या कर दोगे बेटा, इधर ऑफ कर दोगे, ताकि डीएनए बेटा इस सैंपल से एकदम बाहर ना जाए बेटा। समझ आया मैं क्या बोला? फिर फाइनली हम क्या करेंगे, हम जल प्लेट को बाहर निकालेंगे, उसके साथ क्या करेंगे वो आपको थोड़ी देर में बता दूंगा, ठीक है? तो अब ये हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, दैट इज इलेक्ट्रोफोरेसिस बेटा, जो हमारा क्या है, स्टेप नंबर 4 है बेटा, ठीक है? दिस इज स्टेप नंबर 4। स्टेप 4 हमारा क्या है शबाश, इलेक्ट्रोफोरेसिस है बेटा। तो ये जरा आप ध्यान से देखिए, तो मैंने क्या किया इलेक्ट्रोफोरेसिस में, सबसे पहले इधर समझते, तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं शबाश, ये हमारा क्या है बेटा, यह है लोडेड डीएनए सैंपल बेटा, है ना? ये हमारा लोडेड डीएनए सैंपल, ये हमारा लोडेड डीएनए सैंपल है बेटा, क्लियर है? ये हमारा है नेगेटिव इलेक्ट्रोड और ये हमारा है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, क्लियर है? नाउ जैसे बेटा आप करंट को ऑन करेंगे, ठीक है ना, करंट ऑन, तो क्या जनरेट होगा शबाश, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है? वो क्या बनाएगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। जरा आप खुद ध्यान से देखो बेटा, इस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बनने से क्या हो रहा है, ये वेल है ना, तो वेल से बेटा आपका डीएनए सैंपल क्या आ रहा है, बाहर आ रहा है, दिख रहा है सबको कि नहीं? ये हमारा वेल था ना इधर बेटा, जिसमें हमारा डीएनए लोडेड था, तो अब वेल से बेटा ये डीएनए सैंपल क्या आ रहा है, बाहर आ रहा है। देखिए जरा ध्यान से, वेल से डीएनए सैंपल क्या आ रहा है सुभाष, बाहर आ रहा है बेटा, ये देखिए, ये डीएनए सैंपल बाहर आ रहा है, ये डीएनए सैंपल बाहर आ रहा है, दिख रहा है ना? तो इसी मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं सुभाष, दिस मूवमेंट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोफोरेसिस बेटा, इसी को तो हम इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलते हैं ना। तो क्या चल रहा है यहाँ पे सुभाष, इलेक्ट्रोफोरेसिस, समझ आया? लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे, डीएनए से आगे आगे कौन जा रहा है, ब्रोमो फिनॉल ब्लू जा रहा है ना? तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये हमारे पिक्चर 1 है बेटा, तो ये पिक्चर 1 है जहां इलेक्ट्रोफोरेसिस शुरू हुई है, फिर ये पिक्चर 2 है बेटा, पिक्चर 2 है, तो जहां आप क्लियरली देख सकते हो कि पहले आपकी पोजीशन 1 पे डीएनए था, अब कहां पहुंचा, पोजीशन 2 पे पहुंचा, ठीक है? फिर पोजीशन 3 पे पहुंचा, फिर पोजीशन 4 पे, और कंटिन्यूअसली आगे आगे कौन जा रहा है सुभाष, ब्रोमोफिनॉल ब्लू जा रहा है, ब्रोमोफिनॉल ब्लू, है ना? इधर भी कौन है, ब्रोमोफिनॉल ब्लू, और इधर भी ये कौन है बेटा, ब्रोमोफिनॉल ब्लू।
ये समझ आया। लेकिन ब्रोमोफिनॉल ब्लू के पीछे कौन है बेटा? दिस इज डीएनए सैंपल बेटा, है ना। यहां पे भी ये कौन है? ये डीएनए सैंपल। और इधर भी ये कौन है बेटा? शाबाश, दिस इज डीएनए सैंपल बेटा। समझ आया? तो इस तरीके से ब्रोमोफिनॉल ब्लू हमें मदद करता है ये चेक करने में कि हमारा डीएनए बैंड आगे जा रहा है कि नहीं जा रहा है बेटा, या हमारी इलेक्ट्रोफोरेसिस चल रही है कि नहीं चल रही है बेटा। ये क्लियर हुआ ना। नाउ व्हेन दीज बैंड्स मूव बेटा बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, मतलब नेगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, मूवमेंट के साथ साथ, ये सुनना प्लीज ज्यादा, मूवमेंट के साथ साथ क्या हो रहा है बेटा? डीएनए बैंड्स का सेपरेशन हो रहा है। मूवमेंट तो चली रही ना, इलेक्ट्रोफोरेसिस तो चली रही, लेकिन इलेक्ट्रोफोरेसिस के साथ साथ क्या हो रहा है? डीएनए के बैंड जो है बेटा वो सेपरेट हो रहे हैं। किसके बेसिस पे? अपने साइज के बेसिस पे। जरा इधर नजर रखिए, जैसे मैंने यहाँ पे 3-4 डीएनए बैंड्स को ऐड कर दिया, ठीक है। अब इन 3-4 बैंड्स के एडिशन के बाद क्या चलेगी बेटा? इस लाइन पे इधर क्या चलेगी शाबाश? इधर चलेगी इलेक्ट्रोफोरेसिस, है ना। इधर चल रही है बेटा इलेक्ट्रोफोरेसिस बेटा, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस से जरा ध्यान से देखिए क्या हो रहा है। ब्रोमोफिनॉल ब्लू आगे आगे जा रहा है और पीछे पीछे कौन आ रहा है बेटा? डीएनए सैंपल्स आ रहे हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर ये हमारा पिक्चर 1 है बेटा, पिक्चर 1 है, ये पिक्चर 2 है, ये पिक्चर 3 है और ये पिक्चर 4 है। आप क्लियरली देख सकते हैं कि एट द एंड ऑफ द इलेक्ट्रोफोरेसिस जैसे जैसे ब्रोमोफिनॉल आगे बढ़ता गया, पीछे पीछे डीएनए सैंपल्स आगे बढ़ते गए और हर समय में आप देखोगे फाइनली क्या हुआ कि हमारे डीएनए सैंपल्स बेटा सेग्रीगेट हो गए ऑन द बेस ऑफ देयर साइज। जैसे सबसे पीछे रह गया बेटा सबसे बड़ा साइज वाला, ठीक है, उससे थोड़ा आया बेटा उससे कम साइज वाला, क्लियर है, उससे भी बहुत ज्यादा आगे आया बेटा उससे भी कम साइज वाला, और एकदम बेटा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के नजदीक कौन है? जिसका साइज सबसे छोटा था बेटा। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? सो मतलब दो चीजें एक साथ हो रही है, एक तो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल हो रहा है विच इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोफोरेसिस, और दूसरा साथ साथ क्या हो रहा है? सेपरेशन ऑफ मॉलिक्यूल भी हो रहा है। सो दिस सेपरेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स बेटा, ठीक है ना, बिकॉज ऑफ द जेल बेटा, दिस इज कॉल्ड एज सीविंग इफेक्ट बेटा। इसको हम क्या बोलते हैं? सीविंग इफेक्ट बोलते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे सीविंग इफेक्ट क्या है, तो सीविंग इफेक्ट का मतलब होता है डीएनए मॉलिक्यूल्स का सेपरेट होना, ठीक है ना, फ्रॉम नेगेटिव इलेक्ट्रोड टू द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड ऑन द बेस ऑफ देयर साइज बेटा, ठीक है ना। ये जो सेपरेशन ऑन द बेस ऑफ साइज है बिटवीन द जेल प्लेट और बिटवीन द पोर्स ऑफ एग्रो जेल बेटा, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सीविंग इफेक्ट बोलते हैं। फाइनली आपके डीएनए सैंपल्स क्या हो गए बेटा? सेपरेट हो गए। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये समझ आया ना। ये जो डीएनए सैंपल्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं ना बेटा, ठीक है, ये मैं आपको समझाने के लिए बना के दिखा रहा हूं, यानी ये मैंने आपको दिखाने के लिए कलरफुल बनाए। रियलिटी में बेटा हमको ये सैंपल्स दिखते नहीं है बिकॉज इनका कोई कलर नहीं होता है। अगेन सुनना प्लीज ध्यान से, पिक्चर में मेरे को आपको समझाना था कि भैया ये देखो डीएनए मॉलिक्यूल साइज के बेसिस पे अलग हो गए, बड़े पीछे रह गए, छोटे आ गए, और मैंने इनको कलर दे दिया, ब्लू ग्रीन रेड कलर दे दिया बेटा। लेकिन रियलिटी में जब आप इलेक्ट्रोफोरेसिस करोगे ना तो आपको जेल प्लेट ब्रोमोफिनॉल ब्लू के अलावा कुछ नहीं दिखाई देगा, एकदम सफेद दिखाई देगा, उसमें कोई भी कलर नहीं है बेटा। लेकिन हम चाहते हैं कि हमको कलर में दिखाई दे कि भैया हमारा डीएनए सैंपल कहां है, लेडर के कंपैरिजन में वो कहां पे है बेटा, ठीक है। सो फॉर दैट बेटा मैं क्या करूंगा, मैं इस मशीन से, जरा प्लीज ध्यान से देखना, मैं इस मशीन से बेटा, ठीक है, यह मेरी मशीन दिख रही है ना यहाँ पे, मैं इस मशीन से बेटा इस जेल प्लेट को बाहर निकाल दूंगा। जरा ध्यान से देखे, मैंने मशीन से क्या किया सुभाष? जेल प्लेट को बाहर निकाल दिया बेटा, सेपरेशन ऑफ जेल प्लेट। मैंने मशीन से क्या किया सुभाष? सेपरेशन ऑफ जेल प्लेट। जेल प्लेट को क्या कर दिया? बाहर निकाल दिया। सुनना प्लीज ध्यान से, जेल प्लेट को क्या कर दिया? बाहर निकाल दिया। ये समझ आया क्यों मैंने मशीन से जेल प्लेट को बाहर निकाल दिया? बिकॉज मेरे को जेल प्लेट के ऊपर ब्रोमोफिनॉल ब्लू के बैंड के अलावा, ब्रोमोफिनॉल ब्लू के बैंड के अलावा और कुछ नहीं दिखाई दे रहा, मेरे को एकदम सफेद बैंड दिखाई दे रहा, सफेद जेल प्लेट दिखाई दे रहा। सो अब अगर मैं चाहता हूं कि मेरे को एक्चुअल में दिखाई दे कि भैया मेरा डीएनए सैंपल कहां पे है, वो किधर पहुंच चुका है, उसने कहां कहां बैंड बनाया है, फॉर दैट मेरे को कास्टिंग ट्रे से जेल प्लेट को क्या करना पड़ेगा? बाहर निकालना पड़ेगा। समझ आया? नाउ जैसे ही मैं बेटा कास्टिंग ट्रे से जेल प्लेट को बाहर निकालता हूं, जेल प्लेट को बाहर निकालने के लिए, सुना प्लीज आना, जेल प्लेट को बाहर निकालने के बाद मैं इसको बेटा एक मशीन में डाल देता हूं, जिस मशीन को हम नाम देते हैं अल्ट्रा वायलेट चैम्बर बेटा। इस मशीन को हम क्या बोलते हैं सुभाष? अल्ट्रा वायलेट चैम्बर बोलते हैं बेटा। ये दिख रहा है, ये मशीन इधर दिख रही है सबको, ठीक है, इधर देखे ये मशीन दिख रहा है ना सबको बेटा। सो ये वाली मशीन जो आपको इधर दिख रही है, इसमें लिखा भी है बेटा, ठीक है, यूवी इधर लिखा हुआ है, यूवी बेटा, ठीक है ना। तो ये मशीन का नाम क्या है? दिस मशीन इज कॉल्ड एज अल्ट्रा वायलेट चैम्बर, ठीक है। अब अल्ट्रा वायलेट चैम्बर की यहां पे खास बात क्या है बेटा? अल्ट्रा वायलेट चैम्बर के अंदर निकलेंगी अल्ट्रावायलेट रेज। ये सुनना ध्यान से, अल्ट्रा वायलेट चैम्बर के अंदर से क्या निकलेंगी? अल्ट्रा वायलेट रेज।
वो अल्ट्रावायलेट रेज बेटा इथिडियम ब्रोमाइड को, याद है ना हमने इथिडियम ब्रोमाइड ऐड करा था, वो अल्ट्रावायलेट रेज क्या करती है, वो इथिडियम ब्रोमाइड को, इथिडियम ब्रोमाइड एक केमिकल है जो आपके डीएनए के साथ चिपक जाता है, सुनिए ध्यान से, इथिडियम ब्रोमाइड एक ऐसा केमिकल मॉलिक्यूल है जो आपके डीएनए के साथ शुगर फॉस्फेट बैकबोन से चिपक जाता है बेटा। जिस जिस जगह पे इथिडियम ब्रोमाइड चिपक जाएगा, जब आप इस इथिडियम ब्रोमाइड के ऊपर अल्ट्रावायलेट लाइट डालते हो ना, ये इथिडियम ब्रोमाइड बेटा चमकना शुरू करता है, ये ब्राइट ऑरेंज कलर की लाइट को इमिट करना शुरू करता है। जिस ब्राइट कलर की लाइट को बेटा हम देख सकते हैं किस पे, कंप्यूटर की स्क्रीन पे बेटा। ये इधर कंप्यूटर लगा हुआ है, दिख रहा है सबको। सो कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको ये देखिए ध्यान से, ये आपको अपना जल प्लेट दिखाई दे रहा है, सेम जल प्लेट आपको इधर दिख रहा है बेटा, ये देखिए जल प्लेट आपको दिख रहा है। लेकिन जैसे आपने बेटा अल्ट्रावायलेट लाइट को ऑन कर दिया तो स्क्रीन पे आपको क्या दिखाई दे रहे बेटा शिवाश, ऑरेंज ब्राइट बैंड्स दिखाई दे रहे बेटा, दिख रहे हैं ना। ये सारे बैंड्स क्या है, नजर रखो, ये सारे दिख रहे हैं, मैंने बड़ा बना दिया, ये सारे बैंड्स क्या है, ये डीएनए के बैंड्स है बेटा। अभी तक मेरे को, नजर रखो ध्यान से, अभी तक मेरे को यहां कहीं डीएनए नहीं दिख रहा था, लेकिन जैसे मैंने अल्ट्रावायलेट लाइट डाल दी, अल्ट्रावायलेट लाइट बेटा एब्जॉर्ब कर दी किसने, इथिडियम ब्रोमाइड ने, और एब्जॉर्ब करने के बाद वो सेम लाइट को वापस इमिट करता है, इसको हम फ्लोरेसेंस बोलते हैं। और इस फ्लोरेसेंट लाइट को बेटा हम देख सकते हैं ऑन ए कंप्यूटर स्क्रीन, और मेरे को क्लियरली दिखाई देगा कि जल प्लेट में जहां जहां बैंड बना होगा, ठीक है, जल प्लेट के ऊपर जहां जहां मेरा डीएनए बैंड बना होगा वो वाला एरिया क्या होना शुरू हो जाएगा, वो चमकना शुरू हो जाएगा बेटा, ऐसे दिख रहा है ना। तो ये सारे बैंड जो आपको यहां दिख रहे हैं डीएनए लैडर के बैंड से बेटा, ये जरा नजर रखो ध्यान, ये डीएनए लैडर के बैंड से। अब मान के चलो मेरा सैंपल 1 था और मेरे सैंपल 1 ने यहां पे बैंड बनाया है, ध्यान से देखिए, इधर बैंड बनाया और इधर बैंड बनाया। तो अब मेरे को बताओ इस बैंड का साइज क्या होगा, 800 बेस पेयर होगा, बिकॉज जहां पे लैडर का कौन सा पार्ट है, 800 बेस पेयर का। इसका साइज क्या होगा, 600 बेस पेयर, बिकॉज यहां लैडर का कौन सा है बेटा, 600 बेस पेयर। समझ आया, जो मेरे को अब दिखाई देगा। मेरे डीएनए सैंपल 2 ने इधर बैंड बनाया, मेरे डीएनए सैंपल 3 ने इधर बैंड बनाया। सो दैट मींस डीएनए सैंपल 2 जो है बेटा उसमें खाली एक ही डीएनए मॉलिक्यूल था, दैट इज 1000 बेस पेयर्स। डीएनए सैंपल 3 जो है बेटा उसमें 2 मॉलिक्यूल्स है, वन इज 12000 बेस पेयर, वन इज 8000 बेस पेयर। तो इस तरीके से मैंने डीएनए को सेग्रीगेट भी किया और मैंने डीएनए को विजुअलाइज भी किया। मतलब मैं देख सकता हूं ब्लेड के अंदर कि भैया ये देखो मेरा डीएनए सैंपल एक इधर है, एक इधर है और एक इधर है बेटा। ये क्लियर हुआ, ये समझ आया। अब फाइनली मैं क्या करूंगा, फाइनली मान के चलो फॉर एग्जांपल मेरे को ये वाला डीएनए सैंपल बायोटेक्नोलॉजी में चाहिए, समझने के लिए। फॉर एग्जांपल मेरे को ये वाला डीएनए सैंपल बायोटेक्नोलॉजी में चाहिए बेटा, तो मैं क्या करूंगा बेटा, मैं इस जल प्लेट को यहां से काट दूंगा, ठीक है, इस हिस्से को काट दूंगा और इस हिस्से को काट के बेटा जल को हटा के मेरे को अंदर से क्या मिलेगा, डीएनए सैंपल मिलेगा बेटा। और इस हटाने की प्रोसेस को इल्यूशन बोलते हैं। तो इल्यूशन का मतलब क्या होता है, इल्यूशन का मतलब होता है जल प्लेट से डीएनए ऑफ इंटरेस्ट को क्या कर देना, बाहर निकाल देना आफ्टर द एनालिसिस बेटा। ये समझ आया, ये क्लियर हो गया ना। सो दिस इज एंड ऑफ, जल्दी जल्दी शुभ, दिस इज एंड ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इस तरीके से हम पूरी की पूरी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं बेटा। क्लियर हो गया। सो अब एक बार एनसीईआरटी आप घर पे प्लीज रीड कर देना, जहां आपको दिखे कि यार ये सर ने नहीं बताया या हमको समझ नहीं आया, आप प्लीज मेरे को वहां पे बता देना, इंशाल्लाह मैं उस डाउट को क्या कर दूंगा, क्लियर कर दूंगा। ठीक है, वेरी इजी टॉपिक था बट वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप ये 2-4 लाइनें घर से पढ़ के आए तो कल हम इसके इंशाल्लाह क्वेश्चंस भी करेंगे एंड क्लोनिंग वेक्टर को क्या करेंगे, शुरू करेंगे बेटा। क्लियर हो गया ना। तो अगर मैं अभी सम अप कर दूं पूरी कहानी को, ठीक है ना, तो आप सबसे पहले याद रखेंगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का पहला स्टेप क्या है, ठीक है। तो पहला स्टेप है प्रिपरेशन ऑफ जेल, पहला स्टेप है प्रिपरेशन ऑफ जेल। दूसरा स्टेप है प्रिपरेशन ऑफ कास्टिंग ट्रे, प्रिपरेशन ऑफ कास्टिंग ट्रे, ठीक है। तीसरा स्टेप है बेटा प्रिपरेशन ऑफ कास्टिंग ट्रे, ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ कास्टिंग। तीसरा स्टेप है तीसरा स्टेप है लोडिंग ऑफ डीएनए सैंपल्स, ठीक है। तीसरा स्टेप है लोडिंग ऑफ डीएनए सैंपल्स, ठीक है। चौथा स्टेप है इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। पांचवा स्टेप है इल्यूशन एंड एनालिसिस, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी खत्म हो जाती है क्या, शाबाश, इलेक्ट्रोफोरेसिस बेटा। क्लियर है। सो एक बार प्लीज आप एनसीईआरटी को रीड करना, मेरे को पूरा यकीन है आपको एनसीईआरटी का एक एक वर्ड समझ आएगा। ऐसी कोई चीज नहीं है बेटा अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जो मैंने नहीं पढ़ाई या जो मैंने छोड़ी है बेटा। 100% आपकी एनसीईआरटी हो रही है,
100% आउट ऑफ एनसीईआरटी हो रही है। एंड जहां जहां मेरे को लग रहा है कि कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको थोड़ा सा बाहर से जाके बताना है, तो मेरा वो हक बनता है कि मैं वहां पे आपको वो बता दूं। ठीक है। एंड फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे आई हैव टोल्ड यू, आई प्रॉमिस यू कि जो बच्चा मेरे को फॉलो करेगा, फॉलो इन द सेंस कि मतलब इंस्टाग्राम पे नहीं, क्लास में फॉलो करेगा, क्लासेस को अच्छे से सुनेगा, थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ेगा। मतलब आपको लगेगा कि यार सर ज्यादा नोट्स बनवाते हैं, सर नोट्स बनाने में फोर्स करते हैं, बट जो बच्चा मेरे को ब्लाइंडली फॉलो करेगा, जो मैं बता रहा हूं वो करेगा, आई प्रॉमिस यू कि आपसे बेस्ट रिजल्ट्स किसी के नहीं हो सकते, पूरे कश्मीर में छोड़ो पूरे इंडिया में नहीं हो सकते। ये मैं गारंटी करता हूं। बोर्ड हो, नीट हो या कोई भी पता नहीं एक्सवाइजेड कुछ भी बला हो, अगर आप रियलिटी में फॉलो कर रहे हो बेटा सारी चीजों को, आपसे बेहतर जूलॉजी में, चाहे 11th की है चाहे 12th की, आपसे बेहतर कोई नहीं हो सकता। इसमें मैं आपको लिख के दे सकता हूं फ्रॉम डे 1 टू डे एंड, ये मेरा प्रॉमिस है। एंड पुराने ईयर के बच्चों से आप पूछ सकते हो जिन्होंने मेरे पास पढ़ा हुआ है, इससे बेटर कोई नहीं पढ़ाता, ये मैं गारंटी से बता सकता हूं। यू कैन चेक द रिजल्ट्स ऑफ AITS, यू कैन चेक द रिजल्ट्स ऑफ माइलस्टोन्स, ठीक है ना। अगर आपके बेस्ट ऑफ द बेस्ट मार्क्स आ रहे हैं बेटा, उसमें मैं अपना क्रेडिट नहीं लेता हूं, दैट इज ओनली बिकॉज कि आपने मेरी क्लास जेन्युइनली करी, आपने कोई नौटंकीबाजी नहीं करी कि सर वो नहीं है, ये नहीं है, ऐसे है वैसे है, ब्ला डिमकाना पता नहीं क्या क्या, बेटा आपने ऐसी कोई भी फालतूगिरी नहीं करी है। इफ यू हैव फॉलोड मी विथ पेशेंस, if you have followed me with honesty, if you have followed me in the classes with full dedication, with full enthusiasm, ठीक है ना, और आपने ब्लाइंड फॉलो किया, आप अभी अपने रिजल्ट्स को चेक करिए और उन लोगों को या उन बच्चों के रिजल्ट से भी चेक करिए जिन्होंने अलग अलग डाउटिंग करी है, जिन्होंने अलग अलग बहानेबाजियां करी है। आप अपना पूरा रिकॉर्ड देखो फ्रॉम डे 1 टू डे एंड, आप देखोगे कि आपके रिकॉर्ड में हमेशा, अगर आप फॉलो किए हो बेटा, रिजल्ट्स में इंप्रूवमेंट आया है, आपके रिजल्ट्स 180 पे स्टेबल रहे हैं। उन बच्चों को कंपेयर करो, एक चैप्टर अच्छा दूसरा चैप्टर खराब, एक चैप्टर अच्छा दूसरा चैप्टर खराब, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ अभी तक ऐसा नहीं हुआ है और इंशाल्लाह आगे भी नहीं होगा बेटा। क्लियर है। बायोटेक, मैंने आपको शुरुआत में बोला था, बायोटेक इज वन ऑफ दो सब्जेक्ट्स जो ऑनेस्टली मैं बताऊं, पता नहीं लोग इसको कैसे समझेंगे, जो बहुत सारे टीचरों को रियलिटी में पढ़ाना भी नहीं आ रहा है। मैं पर्सनली जानता हूं बेटा कौन कैसे बायोटेक पढ़ाता है। जो अपने आप को पता नहीं 30 मार खान टीचर भी समझते हैं, रियलिटी में उनको बायोटेक पढ़ाना नहीं आता है। एनसीईआरटी की लाइन पढ़ ली, चपका दी और आगे बढ़ गए। आप इसको ऑनलाइन में भी चेक कर सकते हैं, ऑनलाइन के टीचर के साथ कंपेयर कर सकते हैं, मेरी बायोटेक्नोलॉजी को और ऑनलाइन टीचरों को बायोटेक्नोलॉजी को, मेरे रिप्रोडक्शन वाले पार्ट को ऑनलाइन, मेरे एवोल्यूशन ऑनलाइन, मेरे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज एंड ऑनलाइन। आई कैन गारंटी यू ऑन दिस, ठीक है। मैं इसमें 1 करोड़ की शर्त लगा सकता हूं कि मेरे जैसा कंटेंट आपको ऑनलाइन में भी देखने को नहीं मिलेगा। चाहे आप किसी भी टॉपिक, किसी भी पोर्शन को कंपेयर करें, ऐसा नहीं है कि मैं आपको मॉलिक्यूलर अच्छे से पढ़ा दूं, रिप्रोडक्शन खराब कर दूं, एवोल्यूशन अच्छा सा पढ़ा दूं, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज खराब कर दूं, ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम अच्छा पढ़ा दूं, बाद में लास्ट वाला चैप्टर खराब कर दूं। मेरे लेक्चर्स आप देखिए, अगर आप पहले दिन से मेरे को फॉलो करें, हर लेक्चर के अंदर मैंने एफर्ट्स लगाए हैं, हर लेक्चर के अंदर मैंने जान डाली है और हर लेक्चर को मैंने ऐसे पढ़ाया है कि कल को एम्स आ जाए, AFMC आ जाए, पता नहीं क्या आ जाए, आपके मार्क्स कभी नहीं गिरेंगे। दैट इज गारंटी टू यू पीपल, ठीक है। सो थैंक यू फॉर दो स्टूडेंट जिन्होंने ऑनेस्टली फॉलो करा है, जिन्होंने ऑनेस्टली मेरे पे ट्रस्ट करा है। आई एम गिविंग यू माय वर्ड कि मैं किसी भी हालत में आपका ट्रस्ट ब्रेक नहीं करूंगा। ये अभी तक की सफर अच्छा चला है और इंशाल्लाह इससे बाद का सफर, इससे बाद की बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ाऊंगा, वो आपको इजी एंड मतलब इजिएस्ट पोर्शन लगेगा। दैट इज गारंटी यू ऑल पीपल बेटर, ठीक है। बाकी you have still kept your faith on the PW, आप डे 1 से PW को प्यार करते आ रहे हो, आपने बहुत सारी चीजें हमारे बारे में लास्ट ईयर सुनी, बट स्टिल यू kept your faith on us, और इस बार आप देख रहे हो कि आपकी क्लासेस कितनी जबरदस्त चल रही है, आपके रिजल्ट्स कितने जबरदस्त आ रहे हैं, आपकी टेस्ट का शेड्यूल या टेस्ट का परफॉर्मेंस या टेस्ट की फ्रीक्वेंसी वो कितनी बेहतर हो रही है, क्लास का एनवायरमेंट कितना बेहतर हो रहा है। तो फ्रॉम PW पॉइंट ऑफ व्यू मैं आप सबसे प्रॉमिस करता हूं, टिल वी आर हियर, till PW is here, till Alak sir is here, till the whole family of PW is here, कश्मीर के बच्चे का एकेडमिक नुकसान किसी भी लेवल पे नहीं होगा बेटा। दैट इज प्रॉमिस टू यू ऑल पीपल फ्रॉम मी एंड फ्रॉम द साइड ऑफ नबील। इंशाल्लाह इस चीज को हम कंटिन्यू करते रहेंगे बेटा, ठीक है। सो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कल शायद इन द ऑफलाइन मोड। टिल देन आप प्लीज इस टॉपिक को बहुत अच्छे से देखिए, जो मैंने चीजें बताई उनको बहुत अच्छे से दिमाग में बिठाइए। इंशाल्लाह हम कल मिलेंगे विद द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज क्लोनिंग वेक्टर्स, ठीक है। टिल देन खुदा हाफिज एंड टेक केयर।